All right. Chale. Aksar, let's start our podcast. You have cleared exam on 5th November 2025. Am I right? Yes, जी रुकतेबा. All right. Aksa, congratulations to you and Thank you all so much. who have passed that exam. I just Yeah. want to know a little bit about you. This was your first time with MedHome, or have you joined Uh, this before as well? How नहीं was your training? How was your exam preparation with the group? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटन क्लियर किया है. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा टॉक्स क्लियर हुआ है और मैंने मेड होम से ही रिटन की तैयारी की थी डॉक्टर हिरा से ही, और Mm. टॉक्स की तैयारी भी यहीं से की थी. और ये है कि ट्रेनिंग मेरी अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से है और All मैं right. आई एम मदर ऑफ 4 माशाल्लाह से. Sure. और माय लास्ट बोर्न चाइल्ड इज़ 10 मंथ्स बैक ना. उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और इस सारे टाइम में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हेल्प रही है मेरे साथ. और मैं स्पेशल जो है ना डॉक्टर हीरा का थैंक्स करना चाहूँगी, अपनी मदर इन लॉ का और फादर इन लॉ का, जो फिज़िकली और इमोशनली जो है ना दोनों तरह से मेरे साथ रहे. हस्बैंड तो सारी बातें उन्होंने तो देना ही था साथ, और अपनी पेरेंट्स का ना. और बाकी बस That's यही such, सब कुछ. that's such a motivation for those जिनके बच्चों के साथ इश्यूज होते हैं कि जी हम पढ़ नहीं पाते एंड ऑल दैट. सो डेफिनेटली एवरीवन स्ट्रगल्ड. हाँ, हर एक इसी स्टेजेस में से गुजरा है जिनके छोटे किड्स हैं. ऑफ कोर्स जो बच्चियां जल्दी जल्दी कर जी, लेती हैं जी। शादियों जी, से जी, और पहले. मेरी मार्च में ट्रेनिंग खत्म हुई है और बल्कि और मैंने that's 15th मई को मैंने मैटरनिटी की that's ड्यूटीज़ लास्ट हुई हैं. so और that मैंने इस means सारे ड्यूरेशन में, हाँ जी, लेकिन ये कि 6 मंथ से जनवरी से जैसे ही डॉक्टर हीरा का थ्योरी का ग्रुप स्टार्ट हो गया था, मैंने उसके साथ-साथ ही मॉड्यूल वाइज़ प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. that's जैसे वो so थ्योरी, और मैं ज़्यादातर ना कोशिश करती थी कि मैडम की जो एमसीक्यूज़ का जो टाइम होता था ना, उसी टाइम में ही मैं अपने एमसीक्यूज़ करूँ, क्योंकि उस टाइम सारे इंटरेक्टिव होते थे और मैडम बहुत अच्छा गाइड करती थी. उस थ्योरी के ग्रुप के बाद तो ना बंदा कहीं पे कुछ भी कर सकता है, मुझे लगता है. दैट्स सो ग्रेट. और चलें थ्योरी के तो कोर्स का आप बता रहे हो. व्हाट अबाउट आवर टॉक्स ग्रुप जो है टॉक्स उसकी. का भी स्पेशली ना ये था कि रट्टा सिस्टम नहीं था, आपकी बेसिक्स बन जाती हैं. जैसे मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो मेरा बहुत सबसे ज़्यादा काम आया, जिसमें ओपी पोजीशन आई हुई थी स्पेशली. ओए तो हर जगह लिखी हुई है ना, ओपी पोजीशन हर जगह नहीं लिखी हुई. और फेस वाली पोजीशंस, ये वो सारा कुछ, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प रही. और फिर ये जो 3 स्टेप्स में थ्योरी लेना हिस्ट्री को, थर्ड वाला स्टेप जो है ना वो टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, अक्सर ही अगर मैं नॉर्मल हिस्ट्री लेती थी तो मुझसे मिस हो जाता था. लेकिन मैंने याद रखा हुआ था कि वहाँ पे भी मैंने पेपर पे 3 लाइनें लगा ली थी. मैंने कहा ये वाला टेस्ट एंड ट्रीटमेंट नहीं भूलना, कि लास्ट वाला मेरे से मिस ना हो जाए ना पॉइंट. और वो वाक़ई में दैट्स उसके ऊपर होता था. फाइब्राइड वाली ने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ था, उसका फेल हुआ हुआ था. पोली वाली जो है वो ट्रीटमेंट ले रही थी. ये चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट थी, आगे एग्ज़ामिनर पूछ रहा था रजिस्ट्रेशन के ऊपर शॉर्ट केस में ना. Did you find our course helpful? येस मैम, ऑफ कोर्स. उसी की वज़ह से तो मैम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है. चलो, थैंक यू सो मच. लेट्स नॉट वेट फर्दर. हुँ. इसको कंसाइजली इसको कवर करते जो अभी आपने वो मैकेनिज्म ऑफ लेबर से स्टार्ट किया, तो लेट्स टेल मी समथिंग अबाउट दिस वाज अ टीचिंग स्टेशन. येस मैम, इट वाज़ अ टीचिंग स्टेशन. चलो, अब जो आप मुझे ये बताते जाओ कि आप कैसे एंटर हुए, क्या था, और बस जैसे जैसे करते गए हो और जो जो जी. क्वेश्चंस होते गए आप मुझे जी वो मैम. दे. मैम सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था कि जूनियर जो है ना उसको माल पोजीशंस वगैरह कुछ समझ नहीं आ रही, कि तो और मैकेनिज्म ऑफ लेबर वो समझने के लिए आई है. फिर मैंने जूनियर से सबसे पहले इससे भी पहले ना उन्होंने हमें बताया था कि आपने सिर्फ इंग्लिश ही आपके मोड होना चाहिए जो आपने यूज़ करना है. तो थ्रू आउट आपने उर्दू नहीं बोलनी ना. वो जब डॉक्टर शम्सा स्टार्टिंग में आती हैं पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो फिर मैंने इंग्लिश में उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि माय नेम इज़ डॉक्टर अक्सा है, और व्हाट इज़ योर नेम, हू आर यू. और वो जैसे उससे इज़ एवरीथिंग ओके, और किसका नाम है और उसके अलावा मैंने पूछा कि आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर टू लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इज इट सो यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. शी सेड नो, आई हैव नो बैकग्राउंड नॉलेज. सो देन आई टोल्ड हिम दैट वी विल लर्न इट फ्रॉम द निमोनिक एट फायर ना. उसके बाद वहाँ पे जो है ना डमी वो पड़ा हुआ था, डमी पड़ी हुई थी. और एक उन्होंने लेदर से पेल्विस और एक छोटा सा हेड रखा हुआ था. उस पेल्विस और हेड के साथ तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी. मैंने कहा मैं आपको ना डमी पे पढ़ा देती हूँ, डमी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ना मैं, और आपको समझ भी आ जाएगी. फिर मैंने उसको डायमीटर्स बताए कि इनलेट का इतना होता है और आउटलेट का, मतलब यहाँ पे इनलेट के ऊपर ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो 13 होता है, और आउटलेट के ऊपर जो है ना एपी डायमीटर इतना होता है, और मिड कैविटी में दोनों 12 हो जाती हैं. और फिर मैंने उसे स्कल के डायमीटर बताया कि सब ऑक्सीपिटोब्रिग्मेटिक होता है, ज़मेटोब्रिग्मेटिक होता है. ये दोनों जो है मतलब 9.5 सेंटीमीटर, जो नॉलेज था ना वो सारा उसको बता दिया ना. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लेबर मैंने उसको एट फायर निमोनिक पेज पर लिख दिया. मैंने कहा ये देखो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम चलेंगे, क्योंकि मुझे था कि मुझे खुद ना भूल जाए, तो ऐसा ही ना हो कि मैं उसको भी सही ना बताऊँ. तो मैंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर लो ना.
और फिर बीच में उससे पूछती रही, आर यू लर्निंग मी, आर यू गेटिंग मी, यू आर अ गुड लर्नर। ये सारे पॉइंट ना। और उसके बाद जब ये खत्म हो गया, फिर मैंने कहा, उसे कहा कि अब आप मुझे बताओ कि एंगेजमेंट के बाद कौन सा पॉइंट आएगा उस निमोनिक से देख के। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने कहा मैं आपको जो है ना ओपी पोजीशन के बारे में बताती हूँ कि इसमें यू हेड 1/8 और 1/8 रोटेट करता है ना, और ये सारा कुछ होता है। तो फिर खैर उसने उसको समझ आ गई। उसके बाद भी टाइम बच गया, फिर मैंने उनसे पूछा हो वाज सेशन और एनी क्वेश्चन। उसके बाद भी टाइम बच गया, और फिर मैंने उससे पूछा कि अब तुम आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पूछो ना। तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। मैंने कहा अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना हम रियल ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है ना मैकेनिज्म ऑफ लेबर आप खुद बताएँगे ना। ये फ्रस्ट्रेशन इस तरह से खत्म हो गया। लीफलेट वगैरह या वो इस तरह जी, की जी, कुछ? लीफलेट बताया था मैंने उसको, लीफलेट भी बताया था कि मैंने उसको ना स्टार्टिंग में बता दिए थे कि इन द एंड आई विल गिव यू अ वीडियो लिंक। और क्योंकि स्टूडेंट थी ना तो उसको लीफलेट नहीं देना था, हम्म। वीडियो लिंक देना था। तो मैंने कहा इन द एंड हम्म। आई विल गिव यू वीडियो लिंक और दैट विल हेल्प टू एनहांस योर नॉलेज ना। तो राइट। और क्योंकि मैंने तो कहा मुझे एंड पे मैं बता भूल दो, ना जाऊँ। इस सारे टाइम पे जो रोल प्लेयर थी वो कोई क्वेश्चन कर रही थी? नहीं, वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस अ, ओके बोल रही थी, या फिर जब मैंने उससे कहा था कि आप मुझे बता दो कि एंगेजमेंट के बाद कौन-सा पॉइंट आएगा, तो उसने मुझे डिसेंट का बताया था, अच्छा। लेकिन इसके अलावा और वो कुछ नहीं। एग्जामिनर कुछ पूछ रहा था? एग्जामिनर ही रोल प्लेयर था या अलग रोल प्लेयर थी? नहीं, नहीं, अलग से रोल प्ले बैठी हुई थी, एग्ज़ामिनर कुछ नहीं पूछ रही थी। और एग्जामिनर ने कुछ हुँ। पूछा? नहीं, एग्ज़ामिनर ने कुछ भी नहीं पूछा, एग्ज़ामिनर ने सिर्फ़ मार्कशीट के ऊपर मार्क्स लगाए थे। कुछ भी नहीं, एग्ज़ामिनर ने कोई ऑलराइट। क्वेश्चन नहीं पूछा इसके अंदर। यानी आपने पेल्विस के डायमीटर्स बताए और स्कल सेल के के डायमीटर्स डायमीटर्स बताए, और बताए। हुँ। ठीक है। और जब आप वो डमी के ऊपर कर रही थी तो आप कर करके रोटेट करके दिखा भी रहे थे? जी, 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 रोटेट करके दिखा रही थी, एंगेजमेंट, डिसैटिस्फैक्शन। असल में हमने एक डोल रखी हुई थी फ्रेंड्स ने प्रैक्टिस के लिए ना, जो गंजी डोल थी। तो उसमें फिर हमें पता था कि ये वाले इसका वो सैजिटल सूचर है और ये इसका ऑक्सीपिट इंटीरियर ऐसे बनाना है और ऑक्सीपिट पोस्टीरियर ऐसे बनाना है, तो इसलिए फिर वहाँ पे मुश्किल नहीं हो रही थी मुझे ना। बस वो जो इसका टेम्पलेट था आप लोगों ने वो पूरा किया, आपने इंट्रो किया, रेपो बिल्डिंग की, फिर अपना जी, जी। हाँ नॉलेज जी। दिया, फिर उसको जी। इन्वॉल्व किया, उसका फीडबैक लिया और फिर उसका एंडिंग क्लोजर किया एंड ऑल जी, दैट। जी। यू जी, हैव जी, डन ऑल एग्ज़ैक्टली। ऑफ दीज़ थिंग्स। यस। और फिर आपने ओपी पोज़ीशन का वो बताया एंड द स्टेशन वाज़ डन। चलो दैट जी, वाज़ जी। गुड। अच्छा, अब मैंने जो फर्स्ट लिखा हुआ है दैट वाज़ योर डायबिटीज़ का रोल प्ले। इसमें आप मुझे जी, बता जी। दो कि रोल प्ले के क्या क्वेश्चंस थे और आंसर्स क्या थे? वो ना सिर्फ़ ये लिखा हुआ था कि योर पेशेंट इज़ डायबिटिक एंड शी हैव केम फॉर प्री-प्रेग्नेंसी काउंसलिंग ना। सबसे पहले मैंने उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री ली, तो उस हिस्ट्री में मुझे पता चला कि शी इज़ आल्सो हाइपरटेंसिव ना। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कौन-सी मेडिसिन्स यूज़ कर रही हैं? जैसे पूरी हिस्ट्री होती है ना, उसको मैंने 1.5 मिनट्स में खत्म कर लिया ना। तो वो उसकी मुझे पता चला कि वो कैप्टोप्रिल भी ले रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने वो अपनी लैब्स कब कराई हैं? तो उसने कहा कि मैंने अपनी लैब्स ना रिसेंटली करवाई हैं और मेरी आँखों, गुर्दों इन सब चीज़ों के टेस्ट ठीक है। लेकिन मैंने कहा फिर आपका HbA1c का लेवल कितना है? तो उसने मुझे 7 बताया ना। तो फिर 6.1 से ऊपर था, फिर मैंने उससे पूछा कि आप कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कौन-सा यूज़ कर रही है? फिर उसने मुझे बताया कि मैं बाजू में इंजेक्शन लगवा रही हूँ, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ना। फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ इसके बहुत से पॉइंट्स पे मुझे काउंसलिंग करनी है। डायबिटीज़ का एक तो मुझे बताना है कि इसने मन जो है ना मंथली HbA1c करवाना है अपना लेवल। जब तक 6.15 से नीचे ना आए, शी शुड कंटिन्यू विथ हर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। और दूसरा ये कि मुझे इसके कॉन्ट्रसेप्शन मेथड को भी टेस्ट करना है कि डंपा से जो है ना, अगर 6.5 पे से कम आ जाता है, तो ये नहीं है कि डंपा छोड़ने के ऊपर फ़ौरन इसकी फर्टिलिटी रिवर्स हो जाएगी। फर्टिलिटी को रिवर्स होने में टाइम लगेगा। दूसरा ये कि अगर वो जो एस इन्हिबिटर्स, कैप्टोप्रिल वगैरह यूज़ कर रही है, इसको बंद करने होंगे ना, इसको अपने दोबारा से जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा और इनको चेंज या टैपर करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि हाइपरटेंशन के लेवल्स भी इसके कंट्रोल होने चाहिए ना, तो उसकी ड्रग्स वगैरह, तो ये सारा कुछ मैंने उसको बताया। फिर इसके बाद भी टाइम बच गया था कि तो थोड़ी कॉमन सी काउंसलिंग थी। फिर मैंने उसको बताया कि आप यानी कि फिर शुरू यहाँ से किया, तब अपने साथ किसी को बुलाना चाहती हूँ तो बुला लें। और दूसरा ये कि फिर मैंने उसे कहा कि फिर मुझे जितनी वो थी डायबिटीज़ की वैल्यूज़, कि अगर आपकी मतलब रेटिनोपैथी का मसला आ गया तो फिर आपने हमल नहीं करना, या फिर फंडस। और दूसरा ये कि अगर आपकी नेफ्रो के लेवल इतने-इतने आ गए तो आपके लिए हमल नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा हाइपरटेंशन के साथ प्रोटीनूरिया आ गया तो भी मसला होगा। ये वो फिर सारी मैंने उसकी काउंसलिंग की थी, बस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रह के ना, मेन पॉइंट्स यही फोकस किए थे मैंने। और मेल एक का रोल थोड़ा-सा प्ले ने पूछा था क्या क्योंकि क्वेश्चंस शी किए कुड थे? वांट टू कंसीव, तो फिर मैंने क्या मैम? रोल प्ले ने क्या क्वेश्चंस किए थे? अ, मैम रोल प्ले, हाँ, रोल प्ले ने ये क्वेश्चन किया था कि इसकी वज़ह से मेरे हमल पे क्या असर होगा ना। फिर मैंने उसको सारी वो कॉम्प्लिकेशंस बताई थी कि बच्चे को जो है ना वो दिल के मसले हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। और रोल प्ले उन्होंने पढ़ी लिखी बनाई थी, वो कह रही थी मैं कॉलेज की टीचर हूँ ना, तो मैं सारा कुछ जानती हूँ।
तो आप मुझे बताएँ जो-जो भी हो सकता है ना। फिर मैंने उसको सारा कुछ इस तरह से बताया था और मैं हाइपरटेंशन का बताया था कि हाइपरटेंशन वर्सन हो सकती है, इसके अलावा ये पेशाब में चर्बी आ सकती है, एक्लैम्सिया का मसला हो सकता है, दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह मुतासिर हो सकते हैं, शुगर की वजह से ये सारे मसले हो सकते हैं। अगर आपकी आँखों की रिपोर्ट रेटिंग नहीं सही आएगी तो फंडोस्कोपी की तो वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। शुगर के लेवल कंट्रोल ना हुए तो हमल में बच्चे को जो बच्चे को मसले हो सकते हैं, फेफड़े के मसले हो सकते हैं, साख्त के मसले हो सकते हैं, बच्चे का पानी ज़्यादा हो सकता है, वक़्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। और बच्चा अगर नॉर्मल रास्ते से पैदा होता है तो आपको ज़्यादा शिद्दत के चीरे आ सकते हैं। ये सारा कुछ उसे बताया था मैम और इंडक्शन ऑफ लेबर का चांस ज़्यादा हो जाएगा, सी सेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। बस उसने एक ही क्वेश्चन किया था मुझसे ना। बस अच्छा, यानी आपने उसके टेम्पलेट कौन-सा फ़ॉलो किया था अपना रोल प्लेयर वाला? आपने हिस्ट्री ली, आपने रेपो बिल्ड की, देन आपने हिस्ट्री के हाँ अंदर जी। इसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी पूछ ली मैम और सबसे पहले रेपो बिल्ड की, हिस्ट्री ली, रेपो बिल्ड की, उसके अलावा फिर मैंने उसके अटेंडेंट को बुलाने की परमिशन ली। फिर मैंने उसको फिर मैंने उससे ये भी पूछा, मैंने कहा मुझे बताएँ कि अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको बताऊँ कि हम पूरी प्रेगनेंसी में आपका ख़्याल कैसे रखेंगे। मैंने कहा कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूँ आपके लेवल्स हम इतने मेंटेन रखेंगे, लेबर में हम आपके इतने मेंटेन रखेंगे, पोस्टपार्टम इतने मेंटेन रखेंगे, बच्चा पैदा होने के बाद हम आपके इतने मेंटेन रखेंगे। और फिलहाल जो मैं आप काम कर रही हूँ, मैं आपको डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज रही हूँ, डायटीशियन के पास भेज रही हूँ और आपकी जनरल फिजिशियन के पास भेज रही हूँ, जो आपकी मेडिसिन्स को रिवाइज़ करे, आपके लेवल्स को कंट्रोल करे और अपने कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड अगर आप चाहें तो आप इसको रिवाइज़ कर सकती हैं। अभी इसको कंटिन्यू रखना चाहें तो आप इसको कंटिन्यू रख सकती हैं। चलो दैट इज़ गुड। यानी पूरा डायबिटीज़ ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया था एंटीनेटली और जी, मैम अच्छा 1 दिन ये पहले वो गाइडलाइन सारी पढ़ के गई थी ना, तो फिर मैंने कहा इसको मैं सारी सुना के ही उठूँ ना। अच्छा ये टाइप 2 डायबिटिक थी ना? जी, जी, ये टाइप 2 डायबिटीज़ थी। हाँ जी, और क्या पहले से इंसुलिन पे डायबिटिक है। थी कि ओरल पे थी? ये इंसुलिन पे थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ़ ये बता दो आप कि जो पेपर पे आप जब एंटर हुए हो तो पेपर पे क्या कमांड थी? कितनी ज़्यादा थी? पेपर पे लिखा हुआ था ये नहीं लिखा हुआ था मैम ना HbA1c का लेवल मेंशन था, कुछ भी नहीं मेंशन था। उसपे बस ये लिखा हुआ था कि आपके पास पेशेंट है, ये डायबिटिक है और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आई है, प्रोसीड नाउ बस। और रोल प्लेयर मतलब आगे बिठाई हुई थी और इसके अलावा कुछ भी और नहीं लिखा था। वो भी मैंने उसे जैसे हम पूरी हिस्ट्री नहीं लेते, मैंने उसे सारी हिस्ट्री जो है ना 1 एंड अ हाफ मिनट के अंदर पूरी कर ली थी ना, कि ठीक है अब आप आई हैं तो आपको इसके अलावा कोई शुगर मसले, ब्लड प्रेशर का मसला, शादी को कितनी देर हुई है, वक़्फ़े का कोई तरीका अभी तक इस्तेमाल कर रही थी और किसका नाम है, आपके पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं तो कौन-से हुए हुए हैं? खानदान में कोई ख़ास बीमारी, खून जमने की या कोई ऐसी बीमारी जिसका आप ख़ास तौर पे बताना चाहती हो? जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में जैसे मैम मुझे जहन में था क्योंकि अच्छा थैलेसीमिया सारी वगैरह भी आपकी साथ ली साथ थी? चल रहा हो। हुँ, 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 हुँ। सारी तकरीबन सारी हिस्ट्री ली थी मैं। पूरी कोई ठीक हो स्मोकिंग गया, वगैरह तो नहीं करती है वो। ठीक हो गया, हुँ। ठीक हो गया। अच्छा और इंसुलिन कौन-सी थी? कुछ उसने पूछा, उसने बताया, उसने कहा? कुछ बताया था स्पेसिफिकली? कोई टेस्ट हाँ, उसने नहीं उसने बताया कहा था कुछ नहीं कि आपने वो मिक्स करके लगाने वाली लगाती हूँ। ठीक है, यानी ये सारा कुछ आपने उससे पूछा था रिगार्डिंग इंसुलिन भी हुँ। और दूसरा मैं क्या वही पूछने दूधिया लगी? और क्लियर वाली ना, तो उसने कहा था मैं मिक्स करके लगाती हूँ। तो ये सब मतलब ये सब कुछ आपने पेशेंट से रोल पे से पूछा, नथिंग वाज़ रिटन, आई पेशेंट जस्ट से वांट रोल प्लेयर ने ही पूछा था। मैंने एग्ज़ामिनर से पूछा था आपने मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? उन्होंने कहा कि नहीं रोल प्लेयर बैठा है उसको अपने क्वेश्चन्स का पता है आप उसी से पूछिए ना। और उसकी अपनी ऑलराइट, हिस्ट्री भी सारी पता है ना। तो फिर मैंने ऑलराइट। फिर सारा उस वहीं से प्रोसीड कर लिया ना। सो इनफ टाइम था? आपने टाइम से पहले ख़त्म कर लिया था या बस जी, जी मैम टाइम से पहले ख़त्म हो गया था तकरीबन 30 सेकंड पहले ख़त्म हो गया था। फ या 1 मिनट पहले और मैंने इससे भी पूछा मैंने हर स्टेशन पे ही पूछा मुझसे कुछ और पूछ लो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए ना। उसने यार कहा कि कुछ है, नहीं आपने तकरीबन सारा कुछ बता दिया है। ठीक हो गया। अच्छा और फिर चलो इसने नेक्स्ट मेरे फिर इसने मुझसे पूछा था कि मेरे बच्चे को क्या मसले होंगे ना। मैं शायद ये मैंने कहीं मिस कर गई थी या उसने उन्हें पता नहीं चला था। तो हुँ, 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 ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे को क्या मसला हो। ठीक हो गया। ऑलराइट अच्छा चलें नेक्स्ट आपका एंडोमेट्रियल कैंसर का स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। जी, इसके अंदर ना एक पेशेंट की पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी। 58 इयर्स ऑफ एज दी हुई थी कि उसको पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग हो रही है। एक साइड पे जो है ना उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट थी, लेफ्ट साइड पे लगी हुई और राइट साइड पे ऊपर ना स्टेशन के ऊपर उसकी एमआरआई की रिपोर्ट लगी हुई थी। एग्ज़ामिनर ने मुझे कहा कि आप पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ें और ये लेफ्ट वाली रिपोर्ट पढ़ें मतलब एंडोमेट्रियल बायोप्सी वाली। मैंने वो दोनों पढ़ ली। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में लिखा हुआ था कि एडेनोकार्सिनोमा है और स्टेज 1 भी है ना, तो उसने कहा कि प्रोसीड एक करें। मैंने कहा नेक्स्ट कि मुझे इसकी ना फर्दर ये लड़की मेरा बहुत थोड़ी-सी अच्छा नहीं हुआ था। लड़की थोड़ी-सी स्पीड तेज़ हो गई है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट पे लिखा हुआ था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा एडेनोकार्सिनोमा स्टेज 1 बी। ठीक है 1 बी आया था। ठीक है, अर्ली हेलो? स्टेज जी, 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 आई कैन हियर यू। कैन यू हियर मी?
जी जी अक्सा, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही है? हाँ जी। हेलो। जी, जी, है सही स्टेज 1 जी बी। अक्सा जी, जी। ठीक है। जी, जी। अच्छा। फिर हाँ और जी, आ रही है। फिर और मैम लिखा हुआ था, ये पेशेंट ना डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है और ये अच्छा, उसके ये ऊपर हिस्ट्री में इसकी लिखा हिस्ट्री के हुआ था। ऊपर लिखा हुआ था डायबिटिक और हाइपरटेंसिव। हुँ। ऑलराइट। ठीक है। और रिपोर्ट के ऊपर एंडोमेट्रियल एडिनो और बी, और एमआरआई में क्या लिखा था? क और एमआरआई पे भी यही लिखा हुआ था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा 1 बी ना। ठीक है। तो एग्ज़ामिनर ने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने पूछा था व्हाट विल यू डू कि आप क्या करोगी ना? मैंने कहा था आई विल सेड कि आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग योर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा ना? मैंने कहा आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग माय पेशेंट आई विल डू द ना स्टेजिंग लेप्रोटमी ना टीएच प्लस बीएसओ जो है ना वो मैं करूँगी इसके अंदर ना। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मिडलाइन इंसिजन दोगी कि फेनेस्ट्रियल इंसिजन दूँगी? तो मैंने कहा कि मैं मिडलाइन इंसिजन ही दूँगी क्योंकि स्टेजिंग लेप्रोटमी में हम लोग मिडलाइन इंसिजन ही देते हैं। तो वो कहती हैं कि फेनेस्ट्रियल क्यों नहीं दोगी? मैंने कहा मैं असल में ना जब पेशेंट को एनेस्थाइज़ करूँगी तो मैं उसके बाद बाईमैनुअल एग्ज़ामिनेशन करूँगी, उसके ऊपर मैं डिसाइड करूँगी कि पेशेंट को मैंने मिडलाइन देना है या फेनेस्ट्रियल देना है। लेकिन स्टेजिंग लेप्रोटमी में हम लोग ज़्यादातर मिडलाइन ही देते हैं, तो मैं प्रेफ़र मिडलाइन ही करूँगी ना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तो तुम जो है ना वो डिसाइड करोगी इसको जो इसका पोस्ट ट्रीटमेंट क्या दोगी ना? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं वॉल्व ब्रेकीथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसको ट्रीटमेंट दूँगी। फिर और क्या इसका नाम है फिर उन्होंने वो उसका ना G1 G2 भी कुछ मेंशन था इस तरह का ना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि G1 G2 G3 क्या होता है ना? फिर मैंने उन्हें बताया कि वो लेस देन 5% होता है सॉलिड कंपोनेंट 5 टू 50% होता है और G3 में ग्रेटर देन 50% होता है सॉलिड कंपोनेंट। और फिर ये उन्होंने मैंने मुझसे वो टॉग में से वर्ड अपने सेशन में टॉग में से इसको शेयर किया हुआ था। आई होप जी, आप जी लोग। मैम। जी, जी। हाँ जी मैम। ठीक है। और अभी मैम मैम ये सारा तकरीबन वहाँ से कवर हो रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ब्रेकीथेरेपी और रेडियोथेरेपी की कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह वो भी मैंने उन्हें बता दिया। मैंने कहा असल में यूट्रस तो निकली होगी, तो ये मेनली वॉल्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे या फिर इर्द-गिर्द के जो लिम्फ नोड्स हैं ना उनके लिए इस्तेमाल होगा। और वही कि 2500 और 8000 तक इनकी रेज़ हो सकती है, सिस्टाइटिस कॉज़ कर सकता है, इर्द-गिर्द के टिश्यूज़ को बर्न कर सकता है, कलर डिस्कलरेशन हो सकती है। ये वो बस उनको सारा कुछ पता है ना। तो बस ये उनके यही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी यहाँ पे बस। इतने से क्वेश्चन्स पे उन्होंने मेरे मार्क्स भी 7.5 लगा दिए थे। हाँ जी। और फिर बाकी उसके बाद वो वैसे अच्छा। मुझसे पूछती रहीं कि अच्छा तुम कीमो नहीं दोगी? मैंने कहा मैम कीमो जो है वो ज़्यादातर हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए देते हैं या फिर ओवरी के कैंसर के अंदर देते हैं। और अगर कोई स्टेज इसमें भी आ जाए एंडोमेट्रियल कैंसर कार्सिनोमा में स्टेज 4 जहाँ पे पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो, तो वहाँ पे हम कीमो रेडिएशन सोचते हैं ना। लेकिन तब तक वो मेरे 7.5 मार्क्स लगा चुकी थी, उसके बाद उन्होंने चेंज भी नहीं अच्छा किया। यार, शीट भी कुछ स्टेशन था ही मेरा स्टूडेंट्स ना। ने मुझे ये वाले स्टेशन के बाद इतने हॉरिबल किस्म के ऑडियो सेंड किए कि उसमें तो इतना इतना कुछ पूछ रहे थे। ये लिखा हुआ था, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या पूछना चाह रही हैं। मैम अ, नहीं, इतना कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ था, बल्कि मैंने कहा स्टेजिंग तो इतनी मैंने बड़ी करी थी, बड़ी स्टेजिंग तो रिपोर्टें आपने ऑलरेडी मुझे थी, दे दी 1 इतनी बी बड़ी ना। रिपोर्ट थी इसमें। नहीं, मैम वो रिपोर्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके कंक्लूजन में एक ही लाइन हुई थी एडिनोकार्सिनोमा स्टेज 1 बी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा स्टेजिंग मैं तो तो हम यहाँ याद करके मैं आई तो थी, इतना मैंने आपको परेशान सुना हो दी थी, गई आप कि जब ले एंडोमेट्रियल लिखी। कार्सिनोमा में क्या। हाँ, नहीं नहीं, आई वाज सो मच वरीड। मुझे दो तीन स्टूडेंट्स ने भेजे मैसेजेस कि मैडम वो तो बहुत मुश्किल स्टेशन था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी और एग्जामिनर्स पता नहीं रेडियोथेरेपी और थेरेपी के नाम और पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे, डोजेज पूछ रहे थे। मैं थोड़ा सा परेशान हुई। हालांकि मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, लेकिन मैं इसको पढ़ाती नहीं होती आप लोगों को यूजुअली, तो मेरे को पता नहीं क्या पूछ लिया। मतलब इसके नहीं, अलावा नहीं कुछ। मैम, ये देखिए उसी नॉलेज से कवर हो रहा था मैम, इसमें तो यही कुछ तो भी मैं नहीं था सोच ऐसा, रही हूँ। यानी कि और मैम ये तो इन्होंने इवन डायग्नोज़ करके दी हुई थी कि स्टेज 1 बी है ना, मैम या तो डायग्नोज़ करनी होती तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता ना। अच्छा, एक दफ़ा फिर याद करो अक्सर, कुछ और सवाल तो नहीं था कोई मुश्किल वाला? क्यों स्टूडेंट्स को इतना मुश्किल लगा था? मैम नहीं, कुछ पक्की बात होता है है मैम, इसमें? पता है क्या वो इतनी वाक़ई वो मैम वो रिपोर्ट वाक़ई बड़ी थी, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैम ये तो अब देखिए ना, ये तो पता ही है कि ये हमने पढ़ना ही नहीं कि इसको फ़ॉर्मालिन में प्रिज़र्व करके भेजा है कि नहीं भेजा। उसमें पहले लिखा हुआ था कि फ़ॉर्मालिन में सैंपल प्रिज़र्व होके आया है, एंडोमेट्रियम का इतने स्लाइसेस में काटा है, उसको ये किया, वो किया। उसके बाद एक बड़ा सारा पैराग्राफ दिया हुआ था कि उसमें ये फ्रैगमेंट थे, कुछ रेड ब्लड सेल थे। मैम अब वो बस वो पढ़ के ये तो था टाइम ही ना, वेस्ट होना था ना। ये कंक्लूजन टैक्टिक पढ़ थे ले ना, तो बंदा बात करता। स्टूडेंट को अपसेट करने के टैक्टिक थे ना, जो उसको कवर कर गया वो कर गया स्टेशन, क्योंकि स्टेशन तो हुँ। इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगा पता नहीं उसमें क्या था। वो एक दो स्टूडेंट्स थी, दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि मैंने हम तो समझ ही नहीं है इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है। वो अजीब सी रिपोर्ट ही पढ़ते रहे हम कि इसमें से कुछ ना पूछ लें।
सो इट वाज़ नॉट अ डिफिकल्ट। और मैम तो एमआरआई की मेरी परेशान बहुत नो डाउट बहुत बड़ी थी, लेकिन एंड वाली एक लाइन में लिखा हुआ था एडिनोकार्सिनोमा स्टेज 1 बी। और क्वेश्चंस भी तो कोई इतने मुश्किल थे, राइट? क्वेश्चंस भी इतने मुश्किल थे, तो मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे दैट मीन्स कि कि मेन स्टूडेंट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, और ये अभी मैम उन्होंने वो भी पूछा था, वो पोल म्यूटेशन का, और एमएमआर, वो जो इंटरमीडिएट म्यूटेशंस होती हैं, और पोल में गुड वाली और ये वाली, ये थोड़ी-सी मुझे मिक्स हो गई थी। मैंने कहा इंटरमीडिएट वाली मुझे याद है, वो एमएमआर थी और टाइप ये थी, 1, टाइप और 2, वो उनकी की में लिखा हुआ था। TP53 इस तरह का तो कुछ नहीं था? जी, जी। मैम ये P53 भी था ना मैम, P53 का तो बैड प्रोग्नोसिस होता है, मैंने उन्हें बता दिया था ये। क्योंकि हुँ, उसकी जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री थी ना, उसके ऊपर P53 आया हुआ था। मैंने कहा था कि अगर ये ऑलराइट, 1A भी टाइप होता 2 और बन रहा था, P53 टाइप होता 2 ना। बन रहा था हाँ ना? जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा कि अगर ये 1A में भी P53 आ जाता तो ये बुरा ही होना था ना। तो मैंने कहा कि वैसे वो P53 टाइप 2 में होता है, आप ठीक कह रही हैं, मैं भी चुस्सी मार रही थी। समझ गई। स्टूडेंट्स अभी गेट इट कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों में गुम गए, कितनी मुश्किल चीज़ें लिख दी और ये लिख दिया और हुँ, ऑलराइट, हुँ। ऑलराइट, ठीक है जी। और हाँ, बता हाँ। दो। अभी मैंने बताया था कि P53 अगर बुरा वाला है और इसमें ये जहाँ पे भी आ जाए, तो हमने उसके ऊपर जो है ना वो रेडियो देनी ही देनी होती है, आगे फर्दर ट्रीटमेंट करना ही करना है ना। ये हुँ, बैड हुँ, प्रोग्नोसिस को शो करता है। और पोल ठीक। म्यूटेशन का पूछ रही थी कि वो जो थी इनहिबिटर्स मार्कर्स थे मैम, वो मेरी मैंने उन्हें बताया कि इंटरमीडिएट वाले जो है एनएसएमपी होता है और एमएमआर होता है, इस तरह का थ्योरी में पढ़ाया हुआ था डॉक्टर ईना ने ना स्पेशली। ठीक है, ठीक, और और गुड वाली और इंटरमीडिएट वाली ना। तो ठीक। लेकिन ये कि उससे पहले ही वो बहुत पहले मेरा मार्क कर चुकी हुई थी मार्क्स ना। उसके बाद हुँ, चेंज भी नहीं किया। मैंने कहा शायद इसको कुछ बेहतर करते, लेकिन उन्होंने कहा शुक्र है पास कर दिया अल्लाह चलो ताला दैट ने। ऑलराइट, चलो लेबर बोर्ड बता दो मुझे जल्दी-जल्दी कि क्या था? अच्छा, इसमें पहले आप मुझे बता दो कि हाँ जी। एंटर हुए हो तो क्या होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा हाँ, क्लियर इस दफ़ा क्या होगा, अंदर जाएँगे तो लिखा होगा, क्या लिखा होगा? तो वो मैम ज़रा उस तरह से बता। चारों कोस 4 केसेस थे इसके अंदर। इसमें से जो एक था वो प्रीविया था, ब्लीड करता हुआ आया था, उसकी पेलर डबल पॉज़िटिव था, और अभी भी उसको मॉडरेट ब्लीडिंग थी। एक वाला ना मुझे भूल गया कि वो एपीएच शॉक के साथ था कि पीपीएच शॉक के साथ था, लेकिन वो तो शॉक ही था ना। 90/60 बीपी था और वाइटल्स उसके डिटेरियोरेट कर रहे थे, और ब्लीडिंग उसको सीवियर थी ना। तो एक ये था, दूसरा एक थी प्राइमिंग ग्रेविडा फुल्ली डायलेटेड फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स gestation, उसका +1 तक पहुँचा हुआ था। और लास्ट वाली जो थी ना मल्टी थी, और मल्टी थी 6 सेंटीमीटर की, और उसकी ना फीटल हार्ट रेट नहीं दिए हुए थे। एग्ज़ामिनर को भी नहीं पता था कि फीटल हार्ट रेट नहीं दिए हुए ना। तो और ना सबसे एंड पे लिखा हुआ था कि इसको आपने रेड, ब्लू और ग्रीन, इन 3 पॉइंट्स के साथ ना बताना है कि आप किस तरह से ट्रायएज करोगे। मैंने आखिरी लाइन पढ़ी ही नहीं, रेड, ब्लू और ग्रीन। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम इसे कैसे ट्रायएज करोगी ना? तो मैंने कहा मैम, कहती रेड, ब्लू ना। मैंने कहा मैम आप मुझे बता दें, मैं सून और जेंट के हिसाब से करूँ या रेड, ब्लू के हिसाब से करूँ? कहती तुमने नीचे पढ़ा नहीं है कि रेड, ब्लू लिखा हुआ है? मैंने कहा ओह सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं ना। फिर मैंने दोबारा देखा तो रेड, ब्लू, ग्रीन लिखा हुआ था। मैंने कहा मैं बता देती हूँ। फिर मैंने उनको अच्छा, बताया कि जो शॉक वाली पेशेंट है उसको मैं रेड में करूँगी, जो प्रीविया ब्लीड करता हुआ है उसको भी मैं रेड में करूँगी। बाकी जो प्राइमिंग ग्रेविटा 2 फुली डायलेटेड और स्टेशन थोड़ा नीचे है, उसको मैं ब्लू में कर दूँगी, और जो 6 सेंटीमीटर पे मल्टी है, उसको जो है ना मैं ग्रीन में कर दूँगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसको किस-किस को असाइन करोगी? पीजी 4, पीजी 3, पीजी 2 और पीजी 1 था ना। मैंने कहा जो शॉक में पेशेंट है वो तो मैं सीनियर को ही दूँगी ना, एसआर है नहीं तो फिर पीजी 4 लेगा ना। और फिर बाद में एपी उसके बाद जो ब्लीड करती, यहाँ पे ना मेरी थोड़ी उल्टी हो गई थी एंड पे, उन्होंने कहा भी कि मैं चेंज कर लूँ इसको, तो वो करने भी लगी चेंज, फिर कहती है कि नहीं टाइम आउट हो गया ना। तो खैर मैनेजमेंट मैंने उन्हें सही सुना दी थी। एपीएच जो है ना उसके बाद मुझे प्रीविया ब्लीड करता हुआ सेकंड नंबर पे लेके आना चाहिए था। लेकिन मैं प्राइमरी फुली डायलेटेड को सेकंड नंबर पे ले आई थी। और प्रीविया ब्लीडिंग वाले को जो है वो प्रीविया ब्लीडिंग मैम सेकंड था, और प्राइमरी ग्रेविटा फुली डायलेटेड थर्ड नंबर पे थी, और मल्टी 6 सेंटीमीटर डायलेटेड पीजी 1 के पास चली गई। फिर उन्होंने मुझसे हर एक की मैनेजमेंट अलग-अलग पूछी कि तुम कैसे मैनेज करोगी ना? तो मैंने बताया कि जो एपीएच शॉक के साथ है, ये सबसे पहले उसको पीपीएच या एपीएच जो भी था फ्लूइड रिससिटेशन देंगे, उसके कॉजेज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैम पीपीएच था, अब याद आ रहा है मुझे, मैंने लिखा भी हुआ था हुँ, लेकिन हुँ। याद नहीं आ रहा था। पीपीएच था, और उसके बाद उसके वही वही वाला जो सिंटो एक्टिव मैनेजमेंट देंगे, सिंटो एर्गोमेट्रिन और सिंटो देंगे। अगर कॉज़ ना मिला बैलून टेम्पोनार्ड करूँगी, यूए करूँगी, और उसके अलावा उसको वो यूट्राइन डिवास्कुलराइज़ेशन देखूँगी, और बी-लिंच लगाऊँगी ना, वो तो हिस्टेरेक्टमी उसकी प्रोसीड कर दूँगी ना। और उसके बाद एपीएच के लिए मैंने कहा उसको फीटल मैटर्नल रिस्क का बताऊँगी, ब्लड सेट भेजूँगी क्रॉस मैच के लिए फ़ौरन, क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर रही है, 4 यूनिट का बताऊँगी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी का बताऊँगी। अगर अगर तो पेशेंट स्टेबल हो गई ब्लड लगाने के बाद और ठीक रही, और मेरी ब्लीडिंग भी सेटल हो गई, कोई अदर कॉज़ ना मिला, अब्रप्शन और ब्लीडिंग माइल्ड हुई, तो फिर मैं इसको
आगे लेकर जाऊँगी 34 वीक तक। तो अगर ना हुई तो कम से कम 34 36 वीक तक तो मेरा एम होगा ना, और अगर बहुत ही ब्लीड करती हुई तो फिर तो मैं इसको इमरजेंसी सेक्शन कर दूँगी, क्योंकि मदर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। बाकी प्राइमरी ग्रेविटा जो फुली डायलेटेड है +2 स्टेशन के ऊपर है, ये तो मेरा PG2 भी कर लेगा। क्योंकि उसको एपी ही देनी है, जब वो अनडिलीवर्ड तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में ना। 2 आवर्स से इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा लेगा ना। तो और उसके अलावा जो फुली 6 सेंटीमीटर वाली मल्टी है, उसकी फीटल हार्ट रेट नहीं मेंशन थी। मैंने कहा इसके सबसे पहले मैं फीटल हार्ट रेट देखूँगी। तो एग्ज़ामिनर ने मुझे इतनी वेट से लुक दी, कहती हैं क्या इसके ऊपर फीटल हार्ट रेट नहीं लिखे हुए? मैंने कहा मैम नहीं लिखे हुए। फिर उन्होंने गौर से देखा, फिर कहती हाँ, वाक़ई नहीं लिखे हुए। फिर कहती तो फिर उन्होंने कहा गुड ना। तो फिर मैंने कहा मैं फीटल हार्ट रेट देखूँगी, सबसे पहले उसकी सीटीजी लगाऊँगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसकी लेबर को एज़ सच प्रोग्रेस करूँगी और लेबर केयर गाइड बना दूँगी ना। फिर वो कहती हैं ठीक है ना। मतलब वो प्रायोरिटाइज़ पूछ रही थी किस-किस को दोगी और क्या-क्या मैनेजमेंट करोगी ना, और वो रेड अच्छा, वाला ये बताओ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जी। मुझे ये बताओ कि जब आप स्टेशन पे एंटर हुए हो, तो एक पेपर के ऊपर क्या-क्या लिखा हुआ था? मैम उस पेपर पे यही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये मतलब जो आपने लिखी है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन ट्रायज केसेस और इधर वाली सारी हिस्ट्री, बस ये लिखी हुई थी। ये रेड, बाकी वाला सारा काट दें आप ना। बस ये सारा कुछ अच्छा, लिखा हुआ था। ये हाँ, पेपर पे बस ये लिखा वाला। हुआ था। उन्होंने ये इतना सा ठीक है, पेपर पे लिखा हुआ था। ठीक है। और और फिर उन्होंने कहा कि इसको मैंने वो प्रायोरिटाइज़ करें। जी, मैंने कहा कि आई हैव रेड एंड आई हैव टेकन द इन चार्ज ऑफ द लेबर रूम एंड इट्स 8:30 AM एंड आई वांट टू असाइन द ड्यूटी टू द माय PGRs अकॉर्डिंग टू देयर competence and level of competence, and so that the no patient will be compromised in, and every patient receive the best care provided by my junior. आपका लिखा हुआ था यू आर एसआर और यू आर पीजी4। मैम उन्होंने लिखा हुआ था SR, यू आर SR एंड यू हैव टेकन द चार्ज ऑफ द लेबर रूम। ऑलराइट, ठीक हो गया। सो एंड यू आर गोइंग टू असाइन एवरीवन द ड्यूटीज। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे आपने इसमें तो फीटल कार्डियक एक्टिविटी माँगी, बाकियों में क्या सीन था? फीटल कार्डियक एक्टिविटी का, सीटीजी का, मैम वो फेटल हार्ट रेट्स बताए हुए थे बाकियों में। इनके साथ बाकियों में कोई थोड़ी और डिटेल लिखी हुई थी? हाँ, जी, जी मैम, ये 3-3 लाइनें थी और सारी डिटेल लिखी हुई थी। जैसे वाइटल्स जो ब्लीड करती हुई पीपीएच थी 90/60 था, पल्सेस की 100 प्लस बताई हुई थी, इस तरह से ना। और अच्छा, इसके साथ पूरी डिटेल थी, पूरा-पूरा सिनेरियो था ये ना। ऑलराइट, फुल सिनेरियो फुल से पता सिनेरियो चल था। समझ पता आती थी कि क्या है। जी, जी, समझ आ रही थी। अच्छा, ठीक हो गया, हुँ, हुँ। सही हो गया। और ये टाइमली हो गया था, 4 स्टेशन तो हो ही जाते हैं। जी, 1-2 जी मैम, स्टेशन हो गए उतारना थे। है और तो वो मैम हो गए थे, स्टूडेंट। बल्कि मैंने तो थोड़ी-सी बोंगी भी मार दी थी। प्रिविया को जो है ना 3rd नंबर पे ले गई थी ब्लीड करते हुए और प्राइमरी को उसके ऊपर ना, तो शायद मेरा 0.5 इधर से कटा हो, क्योंकि इसके 0.5 नंबर थे, मैंने देखा था उनकी शीट पे ना। ऑलराइट, वो साथ-साथ प्रायोरिटाइज़ेशन। सामने ही लगा रही थी। और फिर मैंने एंड पे उन्हें कहा भी, मैंने कहा मैं चेंज करना चाहती हूँ। फिर वो चेंज भी करने लगी, फिर इतने में बेल बेल बज गई ना। फिर वो कहती है अब जो चल रहा है उसको चलने दो ना। मैंने कहा अच्छा चलें, अल्लाह के सपुर्द ना। ठीक हो गया। अच्छा, हुँ। आपका लाहौर स्टेशन था अक्सा, आई वांटेड टू जी, आस्क? जी। जी, मेरा लाहौर स्टेशन था मैम। ठीक हो गया। अच्छा, चलें, अगली स्ट्रक्चर डिस्कशन थी रिसर्च। क्या थे क्वेश्चन्स? हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन था मैम, असल में इसमें जो वो चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि रिसर्च आपने खुद बनाई हो। मैंने खुद तो नहीं बनाई थी, बनवाई हुँ, मैंने भी उसी तरह की थी जैसे सब बनवाते हैं। तो लेकिन मैंने हुँ, बहुत सारी कहानियाँ-कूनियाँ सोच कर गई थी। मेरा रिसर्च पहले पहले पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर टॉपिक? मेरा टॉपिक ये था कि मैंने ना न्यूनेटल बर्थ वेट देखना था बेबी का पैदा होने पे, और उसको कंपेयर करना था कि जिनकी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉच थी 24 वीक पे। तो भी मैंने ना ये सोचा कि मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने वो कहती हैं कि आपने ये क्यों लिया टॉपिक? मैंने कहा कि चूँकि मैं तब PG2 थी और मेरा हाई बीपी वाला वार्ड लगा हुआ था, एक्लैम्सिया, और मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्लैम्सिया के पेशेंट्स हाई बीपी वाले पेशेंट्स आते थे। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक ले लिया, और नेक्स्ट मेरी रेडियोलॉजी की रोटेशन थी ना, ताकि मैं दोनों को कंपनसेट कर सकूँ ना, और मेरा ये सारा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं उसी टाइम में अपनी रोटेशन का टाइम पीरियड जो है ना, उसमें अपना ये रिसर्च का काम भी पूरा कर लूँ ना। तो ठीक फिर है। उनको तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, इसने खुद ही बनाई हुई है ना। अभी मैंने कहा कि, और फिर मुझसे पूछ रही थी कि सैंपल साइज़ कितना है? मैंने कहा वैसे लिखा तो मैंने 100 है, लेकिन मैंने अपने पास 125 पेशेंट रखे थे, और मेरे कुछ लॉस ऑफ फ़ॉलो-अप हो गया, इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ 100 का डाटा एंटर किया जो सही वाले हैं ना। और वो 25 तो फिर मैंने मेरे पास ही रह गए जो बाकी ऊपर वाले थे ना। वो कहती हाँ, हाँ, ऐसा ऑलराइट, तो होता है ना। लेकिन मैम ठीक वो है, थे तो 100 ही मेरे ना। फिर उन्होंने पूछा ठीक व्हाट है। वाज़ योर स्टडी टाइप? मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी ना। तो कहती तुमने ये क्यों आपने ये क्यों सिलेक्ट की? मैंने कहा मैंने असल में मैं अपना साइनॉप्सिस भी पढ़ के गई थी। तो मैंने कहा कि मैंने जब साइनॉप्सिस भेजा था तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी लिखकर भेजी थी, लेकिन सीपीएसपी वालों ने काट के डिस्क्रिप्टिव स्टडी लिख के भेज दी ना। फिर बाद में मैंने सोचा कि वाक़ई में मैं कुछ इनपुट तो कर नहीं रही, मैं तो सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन ही कर रही हूँ, तो सीपीएसपी बात तो सही कर रहा है। तो फिर मैंने कहा मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टडी को ही फ़ॉलो कर लिया, दूसरा ऑब्जेक्शन लग कर आई थी, तो फिर मुझे करनी तो वही वाली स्टडी थी ना।
तो हुँ, फिर उन्होंने पूछा कि किसका नाम है, आपने डाटा को कैसे सेग्रीगेट किया ना? फिर मैंने कहा कि यानी कि कैसे आपने ये पाई चार्ट, मैंने कहा कि सीपीएसपी में वो जो डॉक्टर स्टैटिक्स की बैठती हैं, मैंने उन्हीं से हेल्प आउट ली थी। उन्होंने ही मुझे ये चार्ट्स वगैरह बना कर दिए थे। उनके साथ मैंने हेल्प की थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने वैल्यू कौन-सी लगाई है? पी वैल्यू आपकी क्या है? वो मेरी 0.001 थी। मैंने कहा 0.001 है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कैसे कैलकुलेट की है? मैंने कहा फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट की है ना। तो वो कहती हैं कौन-सा फ़ॉर्मूला ना? मैंने कहा वो बड़ा सारा फ़ॉर्मूला था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कौन-सा था। वो भी मुझे उन्होंने स्टैटिक्स वाली मैडम ने निकाल कर दिया था कि ये वाला फ़ॉर्मूला है ना। तो फिर कहती हैं अच्छा, कहती हैं कि ब मतलब इस पे थोड़ा-सा उन्होंने मुझे गोल-मोल मतलब घुमाया था कि पी वैल्यू, मैंने कहा मैडम सॉरी मुझे ना फ़ॉर्मूला नहीं याद, मुझे इतना याद है एक पी वैल्यू का फ़ॉर्मूला था, एक टी वैल्यू का था और टी वैल्यू पे शायद बड़े-बड़े स्क्वेयर आते थे मैम, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, मैं इसके क्या ऊपर क्या हुँ, जस्टिफ़िकेशन हुँ, देती ना। हुँ, और मैंने कहा कि पी वैल्यू वाला ज़रा टी वैल्यू से छोटा था, इतना मुझे याद है, इससे ज़्यादा मैम मुझे कुछ भी नहीं याद ना। हुँ। फिर वो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है ना। और बस ये कि बाकी क्वेश्चन्स को भी उनको मैंने सैटिस्फाइड कर लिया था। और क्या तो क्वेश्चन्स थे? मैम बस यही क्वेश्चन्स थे। बस टाइप, लड़की रिसर्च, स्टडी मटीरियल, तो स्टडी इसके ऊपर ड्यूरेशन। भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो पता नहीं खोल के ये पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड ये तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम हमेशा कराते हैं। हाँ, और मैम बस ये था कि बस आपने अपनी रिसर्च पढ़नी थी और उसमें से उसको जस्टिफ़ाई करना था वहाँ पे कि मैंने खुद की हुई है ना। और मैंने कहा यही वाला सीन था। और फिर उन्होंने इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो बल्कि उन्होंने बाकियों से पूछा, मेरे से तो वो भी नहीं पूछा ना उन्होंने। हुँ, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। और हुँ। टाइप ऑफ स्टडी वगैरह के बारे में पूछा, उसका भी मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे अपना हाँ, सच उन्होंने मुझसे पूछा कि रिजल्ट्स नहीं रिज़ल्ट पूछे? क्या था? पूछा हाँ, मैंने रिज़ल्ट का एग्ज़ैक्टली। पूछा। रिज़ल्ट का पूछा, मैंने बताया उन्हें कि मेरा रिज़ल्ट ये है कि इतनी इतनी नॉच के ऊपर मतलब ये लो बट फिट होता है ना। फिर उन्होंने हुँ, इम्प्लीकेशन पूछी। मैंने कहा मैडम क्योंकि मैम अब एग्ज़ाम ही था, अब क्या सच क्या झूठ अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा कि मैडम इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि मेरा पूरा वार्ड जो है ना लेबर रूम, हम लोग अब ये यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉच कराते हैं क्योंकि अब पीआईजीएफ आ गया है। वो बहुत महँगा और पता नहीं पाकिस्तान में होता भी है कि नहीं होता ना। तो मेरा तो पूरा वार्ड ये करवाता है और इसकी वज़ह से हम जो है ना अर्ली प्री-इक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया वाले पेशेंट्स को अलहदा कर लेते हैं और उनको हुँ। हाई रिस्क मैनेज करते हैं और उनको 2 वीक्सली फ़ॉलो-अप पे बुलाते हैं क्योंकि हमारी ओपीडी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे साथ इतने पेशेंट्स को उस तरह से अलहदा-अलहदा बीपी तो करते ही हैं, लेकिन कभी-कभी एरर की वज़ह से नहीं भी सही होता अक्सा, ना। जी आपका मैम। टॉपिक का वो क्या था? अ, मैम मैम टॉपिक क्या यूट्राइन यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉच देखनी थी 24 वीक पे, जिनकी नॉच आ जाती थी उनका बर्थ वेट कम हो जाता था। अच्छा तो ये पता है प्री-इक्लैम्सिया ये का भी मेरा प्रेडिक्टर है ना। मेरी अपनी डिसर्टेशन भी इसी टॉपिक के ऊपर थी इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। मेरा था रोल ऑफ डॉपलर स्टडीज़ इन अर्ली प्रेगनेंसी प्रीक्लैम्सिया। हाँ, मैंने और भी मेरी अच्छा किया हुआ टॉपिक है। है ना। बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा है, बस ये वही बात है कि एक्सपेंसिव है ना, इस वज़ह से हर एक करा नहीं सकता वरना तो लेकिन हमने हुँ, करवाए थे। मैंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत से मतलब 100% डाटा तो एक्यूरेट नहीं था लेकिन मैंने बहुत से पेशेंट्स के करवाए थे क्योंकि हमारे तो हॉस्पिटल में हो जाते थे ना, तो और मैम हमारे भी फ्री है ना अलाइड में, टाइम थोड़ा आगे हुँ, का मिल जाता है। मैंने कहा मैं 20 वीक की उनको हाँ, अपने पास बुक कर लेती थी हाँ। और 4 वीकली मैंने कहा, और 4 वीक के बाद मैं इनको खुद टाइम लेके देती थी रेडियोलॉजी से। और मैंने कहा कि फिर मैं एग्ज़ैक्टली इसीलिए पेशेंट मेरे पास लॉस नहीं होता था क्योंकि उसको पता था कि इतना महँगा टेस्ट उसका डॉक्टर इन वक़्त टेस्ट लेके करार फ्री में करा रही है ना। करार एग्ज़ैक्टली बिल्कुल हाँ। ऐसे ही था। मैंने तो खुद हुँ, कराए थे और काफ़ी ज़्यादा डाटा खुद इकट्ठा किया था। बट जी, जी। दिस वाज़ अ गुड टॉपिक एंड यू अटेम्प्टेड वेरी वेल। चलो गुड हो गया। फिर पीस का स्टेशन था अगला आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन थी। क्या जी सिनेरियो मैम, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, इसका सिनेरियो ये अच्छा था कि सॉरी मैं पेशेंट। एक चीज़ पूछना जो स्टूडेंट सबसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं जब एंटर होते हैं तो रिसर्च वाले टॉपिक पे क्या लिखा होता है आपके पेपर के ऊपर? मैम उसमें मुझे नहीं याद आ रहा कि उसमें यही था कि एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन्स करेगा अबाउट योर रिसर्च टॉपिक, और उसके अला और तो ऑलराइट उसमें कुछ नहीं लिखा ठीक हुआ हो था। गया, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा चलें सिनेरियो क्या था आपका हर पीस वाला? मैम हर्पीस वाला ये था कि 20 वीक के ऊपर है, प्राइमरी ग्रेविड है और उसको फर्स्ट टाइम जो है ना वो लिगेंस बन गया, पेनफुल लिगेंस है। तो वो आपके सामने बैठी हुई है रोल प्लेयर, तो आप उसके साथ जो है ना वो प्रोसीड करें ना। तो भी मैंने उससे पूछा, पहले तो वही थोड़ी ब्रीफ सी हिस्ट्री ले ली कि आपके आपके ये दोनों की पहली शादी है, इससे पहले तो कभी नहीं बने आपको और ये फर्स्ट टाइम यहीं पर बने हैं, और इसके अलावा इनमें दर्द होती है, पस निकलती है या कोई और डिस्पेरोनिया का मसला तो नहीं होता, और बाकी ये कि आपकी प्रेगनेंसी अब तक ठीक जा रही है, आपको किसी दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है या किसी दवाई का इसके अलावा इस्तेमाल कर रही हो? तो उसने कहा कि नहीं मैं किसी का नहीं कर रही, और ये वो फिर मैंने उसको बताया कि मैंने कहा कि फिर मैंने इसमें भी उससे पूछा, मैंने कहा आप किसी को साथ बुलाना चाहती हैं तो बुला लें। और दूसरा ये कि मैंने उसे बताया कि ये चूँकि पहली बार बने हैं तो इसलिए ये और पेनफुल है। फिर मैंने एग्ज़ामिनर से पूछा, मैंने कहा मुझे कुछ रिपोर्ट देना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि माँगो ना कि क्या माँगना है? मैंने कहा बेसलाइन माँगनी है मैंने पहले ना। वो कहती वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा उसके अलावा, मैंने कहा मुझे वो लिगेन से पीसीआर अगर हुआ हुआ है। फिर उन्होंने
मुझे बताया कि वो हर्पीज़ है और उसके अलावा मैंने कहा अगर डिस्चार्ज है ना तो फिर मुझे क्लेमिडिया और गोनोरिया भी चाहिए ना। इसके ऊपर उन्होंने तब तो कुछ नहीं बोला लेकिन एंड पे इस पे फिर उन्होंने मेरे से वाइवा लिया ना इसका। फिर वो कहती हैं कि क्लेमिडिया और गोनोरिया पाकिस्तान में होता है जो तुमने इतना महँगा टेस्ट करवाना है ना। तो मैंने कहा मैम मुझे नहीं प मैंने कहा मैम रिसेंटली शौकत खानों में शुरू हो गया ना, मुझे नहीं पता मैम होता है कि नहीं होता ना। वो कहती है अच्छा ये तो मेरे भी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो गया ना। मैंने कहा हाँ जी मैम अब होने शुरू हो गया ना। फिर वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद ना फिर ख़ैर मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने कहा चूँकि आपको पहली बार हुआ है मैं आपको इसको लोकल लगाने के लिए क्रीम भी देती हूँ, आपको खाने के लिए एंटीहिस्टामिन भी दे रही हूँ और एसाइक्लोविर भी दे रही हूँ। फिर उसने कहा कि ये क्या ड्रग मेरे बेबी के लिए सेफ़ है? मैंने कहा 20 वीक तक तो कंसिडर लिखा हुआ है, इसके बाद ये कि ऑफ़र कर सकते हैं हम आपको। तो मैंने कहा हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं और मैंने कहा बाकी फॉलिक एसिड भी जो है वो भी नुकसान के बगैर तो नहीं आती ना। और मैंने कहा लेकिन इस दवाई से जो बेहतर है मतलब आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा तो आप यूज़ करें ना इसको। और फिर ये मैंने उसको बताया कि अगर प्राइमरी हेर्पेस का जो लिगेन होता है वो उसका 41% ट्रांसमिशन रेट होता है अगर ये डिलीवरी के आस-पास अगर आपको होते, 32 वीक्स के बाद होते ना। फिर मैंने कहा फिर वो फिर कहती मुझे ये दोबारा बन गए अब खत्म हो गए तो। फिर मैंने उसे बताया कि अगर दोबारा बन गए फिर हम आपकी दोबारा से वो देखेंगे कि ये इसी टाइप की दोबारा बनी है कि दूसरी टाइप की दोबारा बनी है। अगर दूसरी टाइप की दोबारा बने हुए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी लेकिन अगर इसी टाइप की दोबारा बने हुए तो फिर बच्चे में ट्रांसमिशन का रिस्क 3% हो जाएगा। फिर एग्ज़ामिनर ने यहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बच्चे को कोई नुक्स होगा इससे? फिर वो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे रोल प्ले ने इशारा कर दिया कि नहीं इसको कोई मसला नहीं होगा। फिर मैंने बताया कि नहीं इसको कोई मसला नहीं होगा ना बच्चे को। और क फिर क्योंकि मैं ना पहले ह्यूमन पैपिलोमा वाला कहने लगी थी कि 4000 में से 1 हो जाएगा, फिर शुक्र है कि वो माइंड ने भी क्लिक कर दिया कि नहीं वो तो एचपीवी में था। फिर उसके बाद अच्छा, इन्होंने और कोई इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं पूछा था कि एचएस वो आईजीजी कराओगे या कल्चर कराओगे? कुछ ऐसा कोई सवाल नहीं था? या लिखे हुए थे या क्या था? नहीं मैम वो उसने मैम नहीं लिखा नहीं हुआ था मैम क्योंकि उसने मैंने वो लिगेन से पीसीआर माँगा था ना, तो ओके। मैम वो उसने कहा था कि हर्पिस सिम्प्लेक्स के लिए मैम था आईजीएम पॉज़िटिव फॉर एचएसवी था। मेरा ख़्याल है ये था सिनेरियो में एचएसवी लिखा हुआ पॉज़िटिव था? मुझे भूल गया अब आईजीएम ये उसने दिया था मुझे पॉज़िटिव एचएसवी के लिए। नहीं सिनेरियो में लिखा हुआ था? मैम लिख सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। मैम माँगने पे दिया था। अच्छा, सिनेरियो में ऐसा क्या कुछ नहीं लिखा हुआ था। क्या क्या सिनेरियो में आपने बस ये कहा? बताया हुआ था कि 20 वीक की प्राइमरी ग्रेविडा आई है और वो पर पेनफुल लेगिंग्स के साथ आई है, बस ये लिखा हुआ था। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ था ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या इन लैब इन्वेस्टिगेशंस में से व्हाट यू आस्क्ड? और बाकी माँगने पे दिया था। क्या इन्वेस्टिगेशन माँगी है मैम आपने? मैम लेगिन पीसीआर ऑफ लेगिन लेगिन का पीसीआर माँगा था तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि उसपे herpes simplex वायरस पॉज़िटिव आया हुआ है। आईजीएम उसका पॉज़िटिव आया हुआ है। ठीक है, एचएससी पॉज़िटिव इसके ऊपर था। उन्होंने मुझे दिया था। हुँ, आईजीजी पॉज़िटिव आया था, आईजीएम? एचएसवी मैम आईजीएम पॉज़िटिव दिया हुआ था। आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन थी, फर्स्ट थी, प्राइमरी लीजन थी और फिर वो आगे फर्स्ट लेके थी गए। अच्छा, इन्होंने कोई प्राइमरी लेगिन थी। कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं पूछी एंटीनेटल इंट्रापार्टम? कुछ नहीं पूछा? बेबी नहीं का मैम वो नहीं पूछा बेबी 20 का? वीक्स पे थी फिर मैंने उसको मैम वो पूछा था मैं बता रही हूँ ना आपको वो नहीं पूछा बच्चे में कुछ जनियाती कोई मसला करेगा मैंने कहा नहीं ऐसा सच मसला नहीं करता ये बच्चे के अंदर ना तो मैम मतलब हुँ, साख्त वगैरह में उसके मसला नहीं करेगा और फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर 32 वीक के बाद होता फिर वो कहती है अब आप नॉर्मल डिलीवरी करेंगी कि सेक्शन करेंगी मैंने कहा चूंकि ये हुँ, अभी हुआ है ना और अगर डिलीवरी के पास जाके ना हुआ तो फिर हम आपका नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं ना प्राइमरी लिगेंस की और अगर ये कि हुँ, तब अगर होता 28 के बाद उसके बाद के ड्यूरेशन में होता तो फिर हम आपका जो है ना वो सेक्शन करते ना क्योंकि 41% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है ना और मैंने कहा अगर वैसे भी अगर सेकेंडरी दूसरी बार हो रहा हो तो फिर 3% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होता है ना फिर मैंने उसको ये सारा कुछ बताया था ना और फिर उसके अच्छा बाद वो उसने नहीं बताया पूछा कि था बेबी जो है वो हाँ, 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 हुँ, कोई कंटिन्यूएशन थेरेपी का और नहीं मैम पूछा फिर उन्होंने? बेबी का पूछा ना मैम कंटिन्यूएशन थेरेपी मैंने बताई थी वो मुझे मेरी याद आ रही सप्रेसिव थेरेपी जो थी कि उसने कंटिन्यू यस, करनी है 32 वीक से ऑनवर्ड ना वो मैंने उसको हुँ, बताई थी मैम अच्छा बेबी का क्या पूछ रहे थे आप बता और रहे थे? फिर बेबी का पूछा था कि बेबी को क्या करेंगे ना फिर मैंने कहा बेबी को न्यूरोलॉजिस्ट असेस करेगा और बेबी को भी फिर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ सकती है साइक्लोवेर उसके लिए भी हम दे सकते हैं अगर हुँ, ज़रूरत पड़ी तो उसको लगा पेडियाट्रिशियन को देने की ना असेस करके ठीक तो ठीक है। ईज़ी हाँ था? और बस क्या ये मैम रोल प्ले था, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन थी ना? मैं नहीं मैम ये रोल प्लेयर ही था रोल प्लेयर ही बैठा हुआ था और वही क्वेश्चंस पूछ रहा था और बस रोल एक प्लेयर वाज़ क्वेश्चन जो था ना एग्ज़ामिनर या वो अलग से रोल प्लेयर था? नहीं अलग से रोल प्लेयर था मैम ओके, ठीक है, और बस हेल्पिंग एक एक अ, मैम एक क्वेश्चन का उसने मुझे मतलब जब उन्होंने मुझसे पूछा ना बच्चे में ये क्या कोई नुक्स करता है? तो वो अभी बता मैं दो। सोच रही थी तो एग्ज़ामिनर ने मुझे वो रोल प्ले ने मुझे नहीं कह दिया ना तो फिर मैंने इसको सोचे बगैर ही नहीं बोल दिया ना।
चलो दैट इज गुड। ठीक है, हुँ। चलो। अगला था आपका ड्रिल स्किल फोर्सेप का स्टेशन था, क्या हुआ जी? जी, ये मैम पता नहीं गंदा सा ही स्टेशन किया था इसके अंदर। उन्होंने ना और मैं उन्होंने ना वो लगा मैंने तो इसके अंदर फ़ोर्सेप लगा कर आई थी, सब लोग इसके अंदर वो सिनेरियो क्या लगा था? मैम सिनेरियो ये था कि एक प्राइमिंग रेवडा है, फुल 2 आवर्स हम्म। से है, उसमें लेट एक्सेलरेशंस आ रही हैं और अर्ली एक्सेलरेशंस आ रही हैं। तो अब आप उसको कौन-सा क्या करेंगी? व्हाट विल यू डू ना? तो हम्म। फिर मैंने कहा कि मैं आई विल गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल वैजाइनल डिलीवरी नहीं, और इज फिर इट डिस्कशन? अच्छा, ड्रिल स्टेशन था। ड्रिल स्टेशन था ना मैम क्वेश्चन था पहले वो था पड़ा हुआ था ना और वो फिर पूछती थी कि अब क्या करेंगे? मैंने कहा आई विल गो फॉर इंस्ट्रूमेंटल वैजाइनल डिलीवरी फिर आगे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, फोर्सेप पड़ा हुआ था और वो पड़े हुए थे वैक्यूम पड़ा हुआ था ना। फिर मैंने कहा कि मैं तो उसने कहा आप कौन-सा उसने ना मैं वो स्पेशल पोज़ीशन बनाकर देती थी। ये ओपीओए पोज़ीशन नहीं थी इसके बीच में थी ट्रांसवर्स पोज़ीशन थी। इलियोपेक्टिनियल लाइन पे पड़ा होता था ट्रांसफर सूचर उसका, तो वो वाला बना के देती थी। तो फिर मैंने कहा कि और स्टेशन था +2 के ऊपर ना, मैंने कहा इसके ऊपर मैं रोटेशनल फोर्सेप लगाऊँगी ना। तो मैंने कहा कि की लैंड तो 0 और +1 पे लगते हैं और मैं यहाँ पे जो है ना आउटलेट में मेरी जो है वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है तो मैं आउटलेट ही लगाऊँगी। तो फिर मैंने खैर उसके ऊपर आउटलेट ही लगाए थे उसके ऊपर, तो उसको वही वाला सारा प्रोसीजर बताया, ये वो किया और वो इसी से बेबी को डिलीवर करवाया था मैंने। फिर और फिर उन्होंने क्वेश्चन पोस्ट क्या इमोशनल किया? फिर मैम वो पूछ रही थी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट का कि उसका क्या होता है? मैंने कहा कि उसमें एंड्रॉयड पेल्विस में ज़्यादातर होता है डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट और उसमें यूँ बच्चा या फिर ओपी पोज़ीशन से जब इतना घूमता है और फिर वो नहीं सही घूम पाता, शॉर्ट रोटेशन उसकी होती है, तो उस केस के अंदर वो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो जाता है, उसके अंदर तो फिर फाइनली हम सी सेक्शन ही करते हैं। फिर वो मुझसे फोर्सेप्स की डिफरेंट टाइप पूछ रही थी, कौन-सी होती है? कीलैंड होती है और ये रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, नीवल ब्रेन, सिम्पसन, रगली ये सारे और फिर पूछ रही थी कि कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट कैविटी कहाँ-कहाँ पे लगते हैं? फिर वही जो लो कैविटी, मिड कैविटी और आउटलेट पे जिस तरह से हमने पढ़े हुए थे, उसी आपने पढ़ाए हुए थे, उसी तरह से लगा बता दिए कि लो कैविटी पे ये लगते हैं, मिड पे ये लगते हैं और आउटलेट पे ये लगते हैं ना। और हम्म। 0+1 पे और ये वो सारे, बस यही वाले क्वेश्चन्स थे उनके ना। इसमें ना शायद मुझे लगता है कि मैंने ये डेफिशिएंसी की थी कि लेबर केयर गाइड वगैरह का नहीं पूछा था कि उसकी मैं प्रीवियस हिस्ट्री जानूँगी कि कितनी देर से लेबर केयर गाइड मेंटेन है या ऐसा कुछ है तो मुझे दिखा दें। अच्छा, मुझे ये लग रहा था बाकी ठीक। वैक्यूम वर्सेस फोर्सेप का कोई क्वेश्चन नहीं था? मैम नहीं, मेरे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन बाकी बाकी सब लोग वैक्यूम लगा कर आए हैं। मुझे नहीं पता कि उसपे वैक्यूम लगना था कि फोर्सेप लगना था। क्योंकि मुझे तो यही याद है कि मैं ये पढ़ा हुआ था कि बहुत ज़्यादा डिसेलेरेशंस वगैरह आ रही हैं, लेट थी ना, तो फिर हम फोर्सेप लगाएँगे। मेरी एक फ्रेंड ने वैक्यूम लगाया, वो भी पास है, मैंने फोर्सेप लगाया, मैं भी पास हूँ। बस अल्लाह ताला पास ही रखे। अच्छा, नहीं वैसे पूछा नहीं आप लोगों ने एग्जामिनर से कि इसकी क्या की थी? नहीं मैम एग्ज़ामिनर कहाँ मिलनी थी, हम लोग तो फिर आ गए। सेम डे के ऊपर सेम सिनेरियो, सेम क्वेश्चंस एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे तो नहीं हो सकता? सिनेरियो चेंज तो नहीं हो जाता था? मैम पता नहीं उनका हॉल और था, मेरा हॉल और था, हाँ, लेकिन फिर टाइमिंग भी सेम थी। हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट हो गया हो ना। शायद ये भी हो। अभी वो मुझसे पूछ रही थी कीलैंड का पूछ रही थी कि कीलैंड देखे हुए हैं आपने कभी? मैंने कहा मैम मैंने नहीं देखे हुए, ना ही हमारे हॉस्पिटल में होते हैं कीलैंड। हमारे हॉस्पिटल बेशक में ना, आउटलेट इतनी हाई रिस्क हम हाँ, करते ही नहीं डिलीवरी, हम तो हुँ, सिजेरियन हाँ, हाँ। छोड़ते हैं। वही ना मैंने कहा और मैम वो हमारे आउटलेट ही होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, आउटलेट हम लगाते भी हैं और आउटलेट आते भी हैं। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर डिस्कशन था पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, क्या क्या क्वेश्चंस हुँ। थे? क्या मैम सिनेरियो? इसमें ये था कि एक पेशेंट है, उसकी 3 दिन पहले डिलीवरी हुई है और अब वो आपके पास क्लिनिक पे आई है और वो पे उसको एसओ भी है बहुत ज़्यादा ना और वो पेल है। तो वो ना एग्ज़ामिनर बार-बार यही की जा रही थी वो पेल है, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा मैं हिस्ट्री से शुरू करूँगी ना, वही दोबारा से। तो मैंने कहा मैं उसको पूछूँगी कि उसके इंट्रापार्टम इवेंट ठीक थे, पहले उसको कोई एनीमिया तो नहीं था? तो उसने कहा हाँ, एनीमिया था, उसको वो पेल थी। अच्छा मैंने कहा उसको पहले कोई कार्डियक हिस्ट्री तो नहीं थी, अस्थमा तो नहीं था ये और थायरॉइड का कोई डिसऑर्डर तो नहीं था? उसने कहा नहीं ऐसा उसको कोई मसला नहीं था। फिर मैंने कहा इंट्रापार्टम उसका अनइवेंटफुल था, कहती हाँ पोस्टपार्टम कहती मैंने कहा पोस्टपार्टम कहती वो तो अब तुम्हारे पास आ गई है ना। मैंने कहा अच्छा चले मैंने कहा फिर मैं उसको पूछूंगी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है लोकिया वगैरह ठीक है ब्लीडिंग उसको भी ज़्यादा तो नहीं हो रही ये वो ना। फिर जब एग्जामिनेशन मैं करूँगी तो उसने कहा यूट्रस उसके कॉन्ट्रैक्टेड है और कोई ऐसा मसला नहीं एब्डोमेन भी सॉफ्ट नॉन टेंडर है। पल्स उसकी जो है ना 112 बताई थी, बीपी उसका नॉर्मल 110/80 बताया हुआ था और टेम्परेचर एफेब्राइल बताया हुआ था। लेकिन मैंने कहा उसकी नेहा क्लास मुझे बताए ना। नेहा क्लास 3 बताई थी। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब क्लास है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे ना इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। फिर मैंने एक एचबी माँगी तो एचबी उन्होंने मुझे 9.6 दी ना। मैंने कहा इतनी एचबी पे इतना तो नहीं हो सकता ना एसओबी। फिर मैंने कहा कि आप मुझे बाकी इन्वेस्टिगेशन में उसकी चेस्ट वग़ैरह भी एग्ज़ामिनेशन में मैंने ये भी पूछा कि मैं चेस्ट सुनना चाहूँगी टू लुक फॉर द पल्मोनरी एडिमा ना तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कोई साइन नहीं है।
फिर इन्वेस्टिगेशन में बाकी हेपेटाइटिस बी, सी, एंटीसेन और बाकी बेसलाइन माँग के फिर मैंने कहा कि मुझे ईसीजी, कहती नॉर्मल है। मैंने कहा इकोकार्डियोग्राफी, तो वो कहती हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो 40% है। फिर यहीं से डायग्नोसिस बन गया था पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी। फिर हुँ, मैंने कहा कि ये पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी है और मैं उसको ऑफर सपोर्ट करूँगी, काउंसल करूँगी और डायग्नोसिस का बताऊँगी, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करूँगी और बाकी मैं उसको डायजॉक्सिन दूँगी, डायूरेटिक दूँगी, एस इन्हिबिटर, क्योंकि अब तो ये बच्चा डिलीवर हो गया है, एस इन्हिबिटर भी ले सकती है, एयरबेस भी ले सकती है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन दूँगी, इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन पे डालूँगी, ये वो और उसके अलावा उसको सारी यही उसकी मैनेजमेंट करूँगी। फिर उस पे उसने मुझे शाबाश दी एग्ज़ामिनर ने, उन्होंने मुझे कहा कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने मुझे डायूरेटिक, डायजॉक्सिन और ये डायूरेटिक वगैरह का नहीं बताया और एस इन्हिबिटर और एआरबीज़ का नहीं बताया ना। तो हुँ, फिर मैंने कहा कि अच्छा चले मैंने बता दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला ये मुझे वो दैट्स अच्छे नंबर दे दें। हैं, तो इंशाल्लाह। ये तो चलो ये उसी में से था हाँ अ, जी, ये तो सारा जो आपने करवाया हुआ था उसी में से था। जो पूरा और टॉक फिर हाँ जी, पूरा एज़ इट इज़। टॉक जो था वही वाला। फिर मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का बताया उसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा सकती है, लेकिन अगर मैटरनल कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है या उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रही है तो उसने नहीं करवानी। हुँ, कॉन्ट्रासेप्शन का बताया कि लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन वो हॉस्पिटल में रखवा ले, उसके लिए बेहतर है। हुँ, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी का बताया कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसके लिए मतलब इतनी अच्छी नहीं रहेगी और अगर उसकी इम्प्रूव भी हो जाती तो 50% चांस है, ये वो सारा कुछ उसको बताया ना। हुँ, बस चलो बस। मतलब जिसने टॉप पढ़ा हुआ है वो उस क्लियरली पास है। चलो हुँ। अच्छा 2 क्लिनिकल केस के अलावा एक हमारा रहता है फाइब्रॉइड का, पहले ये बता दो आप? मैम ये फाइब्रोइड क्लिनिकल केस ही था। फाइब्रॉइड ही क्लिनिकल केस था? जी ऑलराइट। मैम। रिकरेंट मिस रिकरेंट हाँ जी, एक रिकरेंट मिसकैरेजेज़ वाला आया हुआ था। इसमें मैंने उससे वही जैसे वो हिस्ट्री नहीं थी पूरी हमारी गाइडलाइन के अंदर दी हुई कि उसके हुँ, 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेज़ हुए हुए थे। पहले मैंने उसके अदर कॉजेज़ रूल आउट किए कि थायराइड का मसला तो नहीं है, डायबिटीज़ का मसला तो नहीं है, हस्बैंड का कोई टेस्ट हुआ हुआ है जैसे स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का और उसके अलावा ये कि आपने जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थे उनका कोई टेस्ट करवाया हुआ है आपने और आपने अपनी यूट्रस का टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें कोई कंजेनिटल यूट्राइन एनोमली तो नहीं आपको बताई हुई, कोई मायोमा वगैरह तो नहीं बताया हुआ, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बताया हुआ, ये सारी हिस्ट्री ले ली। फिर चूँकि उसके 3 रिकरेंट मिसकैरेज फिर मैंने पूछा कि आपने कोई महँगे टेस्ट एपी, एलएसएल, लैक वगैरह एलएसी के करवाए हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं कराए हुए। मैंने कहा चलिए वो मैं आपको लिख के दे देती हूँ और बाकी मैंने कहा ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस है और आपने अगले हमल में जैसे ही आपका अगर ये पॉज़िटिव आ जाते हैं और आपका जैसे ही आपका अगले हमल में पॉज़िटिव आता है, तो फिर अभी अभी तो आपका हमल नहीं है, तो अभी भी आपको जो है ना खून जमने की आपकी बॉडी में सलाहियत आम औरतों की निस्बत ज़्यादा है। अभी भी आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपने आप को मोबिलाइज़ रखना है और बाद में अगर आपको हमल ठहर जाता है, तो फिर ये है कि आपने शुरू से ही लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का और 40 और 75 एमजी एस्पिरिन और क्लेक्सिन एनॉक्साप्रिन 40 एमजी सबकट इसका इस्तेमाल शुरू कर देना आपने ना। और बाकी ये कि पूरी प्रेगनेंसी में आपका ख़्याल रखा जाएगा मैम, वही फिर उसकी प्रेगनेंसी की सारा करके नहीं अ, इट वाज़ अ काउंसलिंग स्टेशन, रोल प्ले स्टेशन? जी, जी मैम रोल प्ले बैठी हुई थी, उसके रिकरेंट मिसकैरेजेज़ ऑलराइट, थे। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। मैं अभी तक इसको स्ट्रक्चर डिस्कशन में समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आपने मुझे रोल हुँ, प्ले 2 बताया। ऑलराइट, अच्छा नहीं मैम रोल प्ले स्टेशन था। ठीक हो गया। और और पता फिर उसमें भी उसने मैम क्वेश्चंस फिर कोई और भी नहीं पूछे उसने। और भी मैंने कहा कि बाकी अगर कोई इसी मसले का ये हल है और बाकी मैंने कहा अगर अब ब्लीडिंग होती है खुदा ना खास्ता आपको, तो फिर वही कि हम आपको प्रोजेस्टेरॉन जो है 400 एमजी वो हम आपको स्टार्ट करवा देंगे और मैंने कहा कि इसका चांस ये है कि 71% से 75% मतलब 4% इसका फ़ायदा है। और मैंने कहा कि जिस कंडीशन से आप गुज़री अगर मैं इस कंडीशन से खुदा ना खास्ता गुज़रूँ, तो मतलब मैं गुज़र रही होती तो मैं भी इतनी ही परेशान होती और मुझे कोई भी चीज़ अगर 1% भी फ़ायदा देती तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती। इसलिए मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप भी प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल साथ में करें ना। तो अगर ब्लीडिंग वगैरह का मसला हो, तो हुँ। फिर बस यही वाला मैं अच्छा तो रोल प्ले स्टेशंस को कैसे अटेंड करते हो? उसमें तो कोई सलाम-शलाम कुछ इस तरह से नहीं करते हो ना? नहीं मैम पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट और ये वो सारा कुछ दे के मैम पहले अच्छा, सलाम लिया, शॉर्ट सी हिस्ट्री ली उससे अस्सलाम ठीक वालेकुम है। कैसी हैं आप? चूँकि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी। और मैम फिर उससे वही सारा कुछ के आप मुझे अपने बारे में मोटा-मोटा जैसे मैम उसे मेडिकल हिस्ट्री का, एलर्जी हिस्ट्री का हुँ, सेक्शन का, सोशल का, पर्सनल का 1 एंड अ हाफ मिनट में मैम हिस्ट्री कंप्लीट। हिस्ट्री उसके बाद उसका ठीक सारा है। बायोडाटा पता चल जाता है। फिर मैम उसके बाद उसकी वो एग्ज़ामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कि मैं आपकी आँखों की पिलाहट और ये वो देखना चाहूँगी, लेकिन वो फिर एग्ज़ामिनर ही कह देता है कि आप प्रोसीड करें ना। फिर मैंने कहा आप अकेली हैं और आप बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रही हैं, मुझे पता है आप अपने साथ किसी को बुलाना चाहती हैं तो बुला लें। उसने कहा नहीं मैं अकेली हूँ, मुझे आप ही बता दें। फिर मैंने उसको सारा कुछ बता दिया मैं और एंड पे मैंने कहा कि ये मैं आपको सपोर्ट ग्रुप का बता रही हूँ, ये मैं आपको पर मालूमाती किताबचा दे रही हूँ और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास आपको भेज रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत परेशान होंगी इस टाइम।
और फिर बस यहाँ पे मैम खत्म कर दिया। ठीक हो गया। लड़की इनफर्टिलिटी में से कुछ नहीं था आप लोगों का? मैम था मैम ओट आया हुआ था, ओलिगोस्थीनोट्रेटोस्पर्मिया, वो स्ट्रक्चर अच्छा, ये डिस्कशन था। आपने वो मुझे लिख के नहीं भेजा। हाँ। हाँ जी, वो मिस हो गया। वो उसमें भी ठीक मैम है। था कि एक कपल है, उसकी मैरिज को 5 इयर्स हो गए हुए हैं। जो फीमेल है वो उसकी उम्र है 30 इयर्स और उसके सारे टेस्ट नॉर्मल है। और जो मेल है वो 28 इयर्स का और वो उसके भी सारे टेस्ट नॉर्मल है। नहीं, उसके उसने भी सारे टेस्ट करवाए हुए हैं, नॉर्मल ही लिखा हुआ था। उसने भी सारे टेस्ट करवाए हुए हैं। हम्म, फिर? फिर मैंने हिस्ट्री शुरू की कि मैंने कहा, फिर उसने कहा प्रोसीड था। मैंने कहा आफ्टर माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन और गिविंग कंफर्मिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आई विल एड्रेस हर कंसर्न एंड सेट द एजेंडा। अभी मैंने बताया कि आई विल first of all ask from the marriage history, coital history, how long they are living together, how long they are trying to conceive। और फिर उसके बाद what method of contraception they are using। और फिर उसके बाद मेल की हिस्ट्री, क्योंकि मेरी ना फ्रेंड ने कहा था कि ये मेल फर्स्ट डे पे आया था तो इसको अच्छे से पढ़ लो, ये मेल हमें भी आएगा ना। तो फिर मैंने ना मेल को तो बहुत ही रट्टा मारा हुआ था कि I will गुड। ask her about the venereal disease, mumps, chicken pox, and in the mumps disease, or any history of long exposure to the radiation and the heat, any history of the surgery below the pelvis, and any history of ectopic gonads, ये सारा कुछ, और एनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और फिर उसके बाद फीमेल की हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछ ली। और हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री विल बी रेगुलर। और उसके बाद कोई यूट्राइन एडिशंस वगैरह तो नहीं बनी हुई, कोई डीएनसी की हिस्ट्री तो नहीं है। फिर उसके बाद में उसके जब एक्चुअली मैंने पानी पियो। इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर गई ना, एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन का पूछा। अभी जब मैं इन्वेस्टिगेशंस पे गई तो फिर इन्वेस्टिगेशंस पे उन्होंने मुझे बताया कि उसके स्पर्म्स काउंट भी कम है और उसकी मोटेलिटी भी कम है। नंबर्स दिए उन्होंने, 4% उसकी, और मॉर्फोलॉजी 3% दी थी। हम्म। मॉर्फोलॉजी 3% दी और मोटेलिटी 20% के करीब थी। और स्पर्म काउंट जो था ना वो उन्होंने मुझे 10 दिया ना। और तो ये ओट वाला बन गया। फिर मैंने कहा एफएसएच लेवल हुआ, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं हुआ हुआ। फिर मैंने कहा मैं इसे मेथड ऑफ कंसेप्शन बताऊंगी। अक्सर पहले पानी एफएस पियो। जी मैं एक सेकंड पानी पी लूँ। यस, एक मिनट। हाँ, मैंने यस मैम पी लिया। और फिर अच्छा, मैंने कहा कि एक मैं मिनट, सॉरी, इन्वेस्टिगेशंस आपने मांगी तो उन्होंने कुछ दी आपको? एग्जामिनेशन मैम एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। एग्जामिनेशन पे मैंने कहा कि मैं अपने मेल अटेंडेंट से कहूंगी कि उनका मेल का एग्जामिनेशन करें, लुक फॉर हाइपोस्पेडियसिस, और रेडियोमीटर से उसका साइज ऑफ स्क्रोटम देखें, और पेनिस का साइज, पेनिस देखेंगे उसका फंक्शन वगैरह ठीक है। यूरोलॉजिस्ट का नहीं कहा था? मैम वो मेरे जहन में नहीं आ रहा था उस टाइम कहना, मैंने यूरोलॉजिस्ट ही था, फिर मैंने मेल मेल को ही कह दिया अच्छा, चलो ठीक। ना। तो और फिर उसके बाद और इन्वेस्टिगेशंस में से फिर आपने क्या क्या मांगा? आपने मैम डायरेक्टली? सबसे पहले मैंने सीवन एनालिसिस आफ्टर अब्स्टेनिंग ऑफ द सेस्ट फ्रॉम लास्ट 3 डेज ना। फिर उसमें हम्म। उन्होंने मुझे फाइंडिंग्स दे दी ना कि स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है। उन्होंने कहा कि स्पर्म काउंट जो है ना वो 10 मिलियन है, और मोटेलिटी जो है वो इसकी जो 20 के करीब दी थी शायद, और मॉर्फोलॉजी 3 दी थी। हम्म। फिर मैंने ठीक। उन्हें कहा कि मुझे फीमेल के भी चाहिए कि 20, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो मुझे 21 डे का सीरम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल दे देना। वो फिर सोच में पड़ गई, मैंने कहा मुझे बता दें 30 से ऊपर है ना तो वो ठीक है। फिर वो कहती हाँ 32 है ना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब ये कि वो मैस्टर वो कर रही है, सही है, उसका अंडा बन रहा है। ओवुलेट करेंगे, हाँ ठीक है। ओवुलेट कर रही है। फिर मैंने उन्हें बताया कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस का, कि वो या आईवीएफ फिक्स ही करवा सकती हैं ये। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा इसका सक्सेस रेट कितना है, मैंने कहा कि 30% तक का है, और ये भी डिपेंड करता है क्योंकि मैंने रिसेंटली ना वो इक्सी से रिलेटेड एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि हम्म। ये भी वो है कि जो औरतें कंसीव करती हैं, ये वो नहीं है कि जो औरतें लाइव बच्चा घर लेके जाती हैं ना, क्योंकि इनमें से कईयों की टॉपिक भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, तो ये यूपीटी हम्म। पॉजिटिव होने पे आता है। तो फिर ये हम्म। वाली लाइन मैंने उनको सुना दी ना, क्योंकि मुझे तब वहाँ अच्छी लगी थी। मैंने कहा मैडम ये वही वाले हैं ना जो यूपीटी पॉजिटिव होने पे आते हैं, इनमें से कोई पता नहीं है कि कितनी बच्ची औरतें लाइव बट बच्चा घर लेके जाती हैं, सही वाला ना। और फिर वो मुझे पूछ रही थी कि उसका सक्सेस रेट कितना है, मैंने कहा मैम वो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि वो वाला तो वो ऐड ही नहीं करते कॉम्प्लिकेशंस वाला ना। तो हम्म। फिर ये मेरा लास्ट स्टेशन था बस। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं थे इसमें? और मैम फिर वो वही उसका मैम ये पूरा एंड तक किया ना, उसको बताया कि इक्सी होगा, अडॉप्टेशन होगी, और पेशेंट हम्म। इन्फॉर्मेशन लीफलेट होगा, सपोर्ट ग्रुप होगा।
और ये सारा कुछ। और हुँ, क्योंकि मैम वैसे भी 5 इयर्स ऑफ मैरिज हो गए हुए थे, तो नेचुरली तो उनका कंसीव नहीं होना था, और ऊपर से स्पर्म इतने वो मेल की रिपोर्ट इतनी खराब है, तो फिर बेहतर ठीक ये अभी है। मैंने कहा कि अगर आप अच्छा मुझे कहें तो मैं आपने इस रिपोर्ट के बाद ये नहीं कहा कि रिपीट रिपोर्ट करूँगी, रिपीट मैम वो स्पेसिफिक? उन्होंने कहा था मैम, वो कहती है रिपीटेड है। अच्छा सेम ठीक आई है, अगले दिन मैंने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इसको रिपीट करूँगी। वो कहती है दोबारा भी करवाइए तो ऐसी ही आएगी। अच्छा, ये वो फाइनल ट्रीटमेंट। इक्सी की हुँ। डिटेल तो नहीं पूछी थी? इक्सी कैसे करते हैं? क्या होता है? क्या स्टेप्स नहीं हैं? आईवीएफ के उन्होंने स्टेप्स पूछे थे मुझसे। आईवीएफ वाले ना, तो हुँ, कहती है हुँ, आईवीएफ के स्टेप्स ना, वो भी मैंने उनको बता दिया था, वही कि हम पहले कंप्लीट शटडाउन करते हैं, फिर उसके बाद एक और सा प्री ट्रीटमेंट पहले देते हैं हम, और वो भी हमें एंडोमेट्रोमा के केस में यूज़फुल होता है, बाकी केसेस में नहीं होता। सर्जरी भी हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है उसमें। हुँ, और उसके बाद ये कि फिर हम कंप्लीटली शटडाउन करते हैं और फिर एक और साइड को जो है मैच्योर करते हैं, फिर ट्रिगर करते हैं। और एगोनिस्ट पाथवे हो अच्छा, सकता है, एंटागोनिस्ट बस पाथवे हो सकता है। एक 21 डे ऑफ लास्ट साइकिल से स्टार्ट हो जाता है, एक सेकंड और थर्ड ऑफ करंट साइकिल से स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये कि ठीक फर्टिलाइज़ेशन करते हैं, और सेम साइड ठीक पे है। हम स्पर्म बस कहीं रिट्राइवल कोई करते हैं। एक्सेसिवली कोई बहुत आउट ऑफ द बुक्स तो चीज़ नहीं पूछी थी ना? मैम कुछ भी आउट ऑफ द वे नहीं था, कुछ भी नहीं। ठीक हो बस गया। चलो, हुँ, ठीक है। बस चलो अब तुम अपने गायनी का केस का बताओ कैसे एंटर हुई, क्या लिखा हुआ था, क्या-क्या किया? बस बोलते जाओ। मैम गायनी के केस वाली जो एग्ज़ामिनर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत डाँट रही थी। उन्होंने हुँ, वहाँ पे हुँ। लिखा हुआ था कि पेशेंट आपके पास है तो आप प्रोसीड करें, बस कुछ भी लिखा हुआ था। मेरा ऑब्स का केस पहले हो गया हुआ था, तो मुझे पता था कि ये गायनी का ही केस होगा। वो पेशेंट को शायद पहले सब लोगों ने सारी बातें, मैम अब एग्ज़ाम में आई है तो उसको पाल्पेट तो करना ही था ना हम सबने। तो वो टेंडर थी पेशेंट ना, बहुत ज़्यादा। तो वो उसने मुझे ना हाथ लगाने से पहले ही कह दिया कि मुझे हाथ नहीं आपने लगाना ना। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा चलिए मैं आपकी हिस्ट्री तो लेती हूँ ना, मैंने उसकी हिस्ट्री ली। और वो पेशेंट की प्रीवियस 3 लोअर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन थे, प्रीवियस 1 कॉलीसिस्टेक्टमी हुई थी, प्रीवियस 1 अपेंडेक्टमी थी, और अभी चलो, उसका और अभी उसको हेवी मेस्टल ब्लीडिंग की कंप्लेंट थी ना। तो वो फिर और किसका नाम है, उसके लिए वो स मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुकी हुई थी जो फेल हो चुका हुआ था। फिर ख़ैर मैंने हिस्ट्री तो 3 मिनट में पूरी करके मैं एग्ज़ामिनेशन की तरफ गई, तो वो हाथ ही नहीं लगा रही थी। फिर मैंने उसे ख़ैर बातों में लगा लगू कि जो है ना उसका एग्ज़ामिनेशन शुरू किया, और वो बहुत ज़्यादा टेंडर थी। मुझे उसका मैथ्स शुक्र है मिल गया ना, कि वो लेफ्ट साइड मतलब यूट्रस के साथ ही अटैच था और फाइब्रॉइड ही लग रहा था। लेकिन जितनी वो टेंडर थी ना, फिर मैंने उसको एडिनोमाइसिस को अपने डायग्नोसिस में ऐड कर लिया ना, तो हुँ। फाइब्रॉइड प्लस एडिनोमाइसिस बना लिया ना। कितने वीक मैंने कहा साइज़ फिर में दोनों था? मैम 12 इंटू 13 सेंटीमीटर तकरीबन 12 इंटू 10 सेंटीमीटर साइज़ मैथ था। हुँ। और फिर ये हुँ। आपने मेजरिंग टेप से किया था? जी मैम, मेजरिंग टेप से किया था। ठीक हो गया। और अच्छा उसके बाद फिर मैंने इस पे परकशन भी जीपी नहीं करके किया था? देखी। जीपी किया था आपने कि नहीं किया था? जी मैम, मैं जब बीपी मैंने बीपी चेक किया था, नेल्स देखे थे, बीपी चेक किया, और उसके बाद उसका वो पेलर देखा आइज़ का, और चेस्ट सुनी उसकी, और कार्डिक किया, बस स्टेथ रख कर देखी, फिर जल्दी से मैं पीए की तरफ शिफ्ट हो गई ना। तो ओके, ब्रेस्ट का और किया था? क्या मैम? ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन? मैम ब्रेस्ट मैंने किया नहीं था, लेकिन एग्ज़ामिनर ने एंड पे मुझे कहा आपने ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन किया? मैंने कहा हाँ जी किया। और कहते फिर एग्ज़ामिनर ने भी कहा हाँ जी आपने किया है। और फिर मैम लेकिन मैंने किया नहीं था। क्योंकि हुँ, मैम हम पे गायनी के केस में कैसे ब्रेस्ट टाइम लगे। एग्ज़ामिनेशन का क्या अच्छा मुझे ये बताओ पॉज़िटिव फाइंडिंग्स क्या थी हिस्ट्री में? मैम पेलर पॉज़िटिव था पेशेंट का, थायरॉइड इनलार्ज नहीं था, लेकिन उसकी हिस्ट्री में वो दे रही थी मैम हिस्ट्री में पूछ रही हैं, आप एग्ज़ामिनेशन में पूछ रही जी, हैं? जी, हिस्ट्री में पूछ रही हूँ कि क्या पॉज़िटिव फाइंडिंग्स मिली हिस्ट्री क्या? में मैम पेशेंट हेवी मेस्टल ब्लीडिंग की कंप्लेंट दे रही थी, इंट्रामेस्टल ब्लीडिंग की भी दे रही थी, और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की भी कंप्लेंट दे हाय, रही थी, हाय! लॉस ऑफ वेट भी दे रही थी, वो हर तरह की हाय, कंप्लेंट दे हाय! रही है। फिर तो फिर मैं लेके तो मेन कितनी एज क्योंकि थी मुझे पेशेंट मैथ्स की? भी मिल गया ना मैम, तो मैं तो फिर फाइब्रॉइड की तरफ ही मेन लेकर गई ना, अच्छा फाइब्रॉइड पेशेंट और कितनी थी? एज मैम तो उसकी थी 39 इयर्स ऑफ एज थी वो। हुँ, अ, ऑलराइट। फिर मेरिट मैंने फ़ॉर फिर कितनी मैंने वो मेरिट एग्ज़ामिनेशन के ऊपर मुझे फाइब्रॉइड मिल गया, मैंने उसका मैथ्स बताया कि एक मैथ्स मिला है, फिर मुझे कहती है अब क्या ट्रीटमेंट करोगी? मैंने कहा मैं इससे पहले इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी करूँगी, ताकि देखूँगी कोई कॉन्करेंट इसको पैथोलॉजी तो नहीं है, क्योंकि इतनी टेंडर भी है, और उसके अलावा इसका एमआरआई भी करवाऊँगी, क्योंकि एडिनोमाइसिस भी हो सकती है इसको। और दूसरा ये कि मैं इसका थायरॉइड लेवल भी कराऊँगी, क्योंकि ये मुझे बार-बार हिस्ट्री दे रही है कि इसका वेट लॉस भी है।
तो मैं इसकी इंटरवेस्टल ब्लीडिंग और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग को रूल आउट करने के लिए मैं देखूँगी कि पर स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई लोकल पैथोलॉजी तो नहीं है सर्विक्स की। हुँ, और फिर वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप, मैंने कहा आप क्या इस ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट करोगी? मैंने कहा मैं 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन दूँगी इसको, मायमेक्टमी का और हिस्टेक्टमी का। मैंने कहा लेकिन इसके पहले इतने ज़्यादा सेक्शंस, इतने 5 तो इसके ऑपरेशन हुए हुए हैं। मैंने कहा मायमेक्टमी इसका फाइनल डेफिनिटिव ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने कहा रीग्रो करने का चांसेस दोबारा से होते हैं और फिर दोबारा अगली बार सर्जन के लिए भी मुश्किल और इसके लिए भी मुश्किल होगी। मैंने कहा हिस्टेक्टमी विद प्रिजर्वेशन ऑफ ओवरीज़, और वो भी मैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बाद डिसाइड करूँगी, अगर मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट ठीक आ गई। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट में ही कोई टिपिया वगैरह आ गया तो फिर मैं ओवरीज़ भी निकाल कर आऊँगी साथ में ना, फिर मैं दैट ओवरीज़ भी इज़ नहीं गुड। रखूँगी ना। नहीं, आपने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है। अगर इसके इतने सिम्पटम्स थे, स्टूडेंट्स तो इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पोस्ट कॉइटल भी है, इंटरमेंस्ट्रुअल भी है, सी सर्विक्स का है कि क्या है। वही ना चलो मैम, ठीक है। सारी चीज़ें मैं जो कही जाऊँ वो हाँ, हाँ कहनी डिफरेंशियल चाहिए क्या कि हाँ, ये भी है। डिफरेंश डिफरेंशियल क्या-क्या बनाए थे आपने? मैंने फाइब्रोइड सबसे ऊपर रखा था, फिर मैंने एडिनोमायोसिस रखा था और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि कोई भी ओवेरियन मास हो सकता है और कोई भी नॉन गायनेकोलॉजिकल मास हो सकता है। ठीक है। और क्या एग्ज़ामिनर्स ने फिर और क्या सवाल किए थे? फिर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चली गई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा मैम, उन्होंने इवन ये तक भी पूछा कि ये पेशेंट कौन-सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही है, वो साथी यूज़ कर रही थी। फिर मैंने खैर बताया ना कि ये साथी यूज़ कर रही है ना। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि मारीना के लिए तो ये सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मैस है और कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है मारीना के लिए ना। और मेडिकल ट्रीटमेंट ये फेल हो चुका हुआ है, तो ये खुद भी इंडिकेशन बनती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की। और दूसरा ये कि मैं इसको बाकी फिर ट्रीटमेंट मायमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी बताऊँगी। फिर बाद में मैंने उसे कहा कि मैं एमआरआई गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी, तो वो कहते हैं आप ऐसी बातें ना करें जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती ना। मैंने कहा मैम पेशेंट का राइट तो है ना जानने का कि कौन-सी चीज़ें उसके इलाज के लिए होती है ना। तो फिर वो अच्छा। कहती हाँ, अच्छा, ठीक है पहले फिर। एग्ज़ामिनर को भी समरी सुनाई, दूसरे को भी सुनाई आपने? हाँ जी मैम, पहली एग्ज़ामिनर ने भी सुनी और दूसरी ने भी सुनी, और मैम स्पेकुलम की फाइंडिंग ना पहली ने दी ना दूसरी ने दी। और वो फिर? पहली वाली कहती है आपको आगे जाके मिलेगी, और आगे वाली के पास भी कोई स्पेकुलम की फाइंडिंग नहीं थी। वो कहती है कि पेशेंट का हुआ ही नहीं हुआ स्पेकुलम। चलो, ना ठीक है। फिर बाइमिनरल आपने ना पार्ट स्पेकुलम फिर ना। उसके उसका आंसर ये है कि मैडम फिर आई अज़्यूम दैट इज़ नॉर्मल और फिर आपने अपनी बाकी मैनेजमेंट कर देनी थी। यस अब मैम। हाँ, और फिर मैंने कहा कि यही कि नॉर्मल है, और या फिर मैं इसको दोबारा से करके देख लूँगी कि कोई सर्वाइकल पैथोलॉजी, क्योंकि मेरा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है इंटरमेस्टल ब्लीडिंग और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की ना। ठीक है। और तो इसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में आपको फिर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स क्या दी थी? और कब दी थी? मैम कितनी पहले जल्दी? स इन्वेस्टिगेशन में मैंने फिर वही बेसलाइन के बाद यूपीटी माँगा। मैंने कहा कि हुँ, इतनी हुँ। उसकी अजीब-सी ब्लीडिंग ब्लीडिंग का पैटर्न है, तो यूपीटी मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा कि यूपीटी नेगेटिव है ना। तो फिर मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है उसको ना इसके साथ। तो मुझे एफएसएच एलएच वगैरह चाहिए। तो वो कह रही थी कि जो भी माँगो इसको जस्टिफाई करो ना। अब हुँ, थायराइड फंक्शन टेस्ट में माँग तो बैठी हूँ, फिर मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे शुक्र है मुझे याद आ गया। मैंने कहा वो कह रही है मेरा वेट लॉस हुआ हुआ है ना, और उसका हुँ। एचएमबी की भी कंप्लेन है, तो मैं इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट माँग रही हूँ ना। फिर और फिर उसके बाद जब मैं फिर अल्ट्रासाउंड पे मैंने जंप कर दिया। मैंने कहा मुझे ना ट्रांसवेजाइनल स्कैन चाहिए। तो वो कहती है इतना बड़ा मैस तुम्हें नज़र आ रहा है तो तुम ट्रांसवेजाइनल स्कैन क्यों करवाओगी? मैंने कहा कि वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट कॉर्नल ब्लीडिंग भी है, कोई पॉलिप पड़ा हो सकता है नीचे वाली साइड पे जो टीएएस में मिस हो सकता है, मैं इसलिए माँग रही हूँ ना। तो मैम वो उसकी देखिए ना वो ब्लेसिंग ही हो गई ना कि उसको जस्टिफाई इतने कर मसले थे तो वो रही मेरे लिए फ़ायदेमंद थी। हो गए। हाँ, ये एक लेकिन जो ना मैंने मैं सीक्वेंस से याद किया हुआ था वो मैं तो वैसे ही सुना रही थी ना। नहीं, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि जितने रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं ना, उतना वाइवा आसान हो जाता है, बस आपने फिर उन सबको पिक करके बोलना होता है, वरना तो अगर एक ही हो सिर्फ़ सिर्फ़ आपका ये ब्लीडिंग होता तो फिर आपका कहाँ जाता वाइवा? तब आप सही बाकी बात है। चीज़ें कवर सही करती कहती रहिए। मैम। अच्छा, फिर मैम उन्होंने सही कह रही हैं। स्कैन में आपको क्या फाइंडिंग्स दी? मैम उन्होंने भी मुझे दिया कि एक फाइब्रॉइड है, वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और वो एंडोमेट्रियम को पुश कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे हुँ, ये फाइंडिंग दी ना। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फिगो इसकी स्टेज क्या बनेगी? वो कहती है अब खुद ही देख लो कि एंडोमेट्रियम को पुश कर रहा है तो कि कौन-सी स्टेज बनेगी ना। तो फिर मैंने कहा कि मैम ये अगर पुश कर रहा है तो फिर ये तो सबम्यूकोज़ल ही पड़ा होगा, अंदर ही पड़ा होगा, ये इंट्राम्यूरल टाइप 3 तक ही होता है जो एंडोमेट्रियम को टच कर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा वहीं तक ही होगा, और मैंने कहा लेकिन हिस्टेरोस्कोपी रिसेक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो ये और अच्छा, लैप्रोस्कोपी एचपी क्या इसकी दिया हो था नहीं आपको? सकती इतनी सर्जरीज़ एचपी के क्या बाद। दिया था? क्या मैम? एचपी कितना दिया था? एचबी मैम 8 दिया था। फिर मैंने हुँ, माँगे थे एमसीवी, एमसीएच और एमसीएच ही माँगे थे, उन्होंने कहा वो सारे कुछ हुआ हुआ है, नॉर्मल है। तो फिर मैंने कहा मैं लेकिन मैं उससे पहले इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगी। मैंने कहा मैं इसको 2 ऑप्शन दे सकती हूँ, या तो मैं इसको आईवी आयरन लगा कर ऑप्टिमाइज़ करूँ, लेकिन मैंने कहा मैम बात वही है, विशियस साइकिल चलता रहेगा। वो ब्लीड करती रहेगी, मैं एचबी पूरी करती रहूँगी। इससे अच्छा बेहतर ये है कि मैं इसकी एचबी पूरी करके इसको डिस्क पे डाल दूँ या फिर जीएनआरएच एगोनिस्ट का ऑप्शन दूँ, लेकिन वो भी इतने महँगे हैं कि वो मेरी पेशेंट अफ़ोर्ड ही नहीं करती ना। नहीं, तो आपने क्लिनिक के बड़े अच्छे आंसर्स किए हैं, ये तो जस्टिफाई करते हैं ना, पता चलता है काम किया हुआ है। यस मैम। वाक़ई तो ठीक। फिर बस यही बताया मैम, फिर ये बेल हो गई, वाइवा You खत्म were हो गई। happy with your case?
यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, एग्ज़ामिनर्स भी हैप्पी थे और उन्होंने पास कर दिया। चलो भई लास्ट तुम्हारा केस आ गया ऑब्स का। मुश्किल था, आसान था? ऑब्स अ, मुश्किल है? ऑब्स का केस ठीक था, अच्छा था, पॉलीहाइड्रोमनस था, मैं दुआ करके गई थी कि पॉली ही आ जाए और अल्लाह हैं? ताला ने पॉली भेज दिया। खाली पॉली की दुआ करके गई थी? कि पॉली विद डायबिटीज़ है तो जीडीएम फिर ना जीडीएम था उसको मैम, पॉली। लेकिन जाते ही जब मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आपको माहवारी कब आई थी? तो उसने मुझे हिसाब दिया कि बड़ी ईद के ऊपर आई थी ना मुझे माहवारी। और मैंने एक कागज़ पे छोटी बड़ी ईद के सारे हिसाब लिखे हुए थे और मुझे भूल गया देख जाने से पहले देखने के लिए कि बड़ी ईद का क्या हिसाब था ना। हुँ। तो फिर फिर खैर मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा 6 आपका जून को महीना थी ना? कौन-सा चल रहा है ना? तो उसने कहा 6 कि जून की 7वाँ बड़ी ना। ईद? हुँ। तो फिर मैंने वहीं से उसको 28 वीक बना के फिर मैंने सारा केस आगे भी ऐसे ही बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा 28 वीक पे फिर मैंने उससे पूछ लिया बाकी सारे साइन सिम्पटम कि आपको कोई तो खाने फिर में आपने मसला। प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट कैसे पूछी? मैंने पूछा कि आप किस मसले से आई हैं? तो उसने मुझे शुगर का मसला बताया, कहती मुझे शुगर का मसला हो गया है, इस वज़ह से फिर? मैं आई हूँ ना। पोली का उसने मुझे नहीं बताया। वो फिर जब मैंने लेटी और मैंने उसकी फंडल हाइट की तो वो इतनी ज़्यादा थी, वो उसका पोली था। 45 40 के करीब थी उसकी फंडल हाइट ना। मैंने कहा हुँ। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको बच्चे का पानी भी ज़्यादा बताया? कहती हाँ, वो भी ज़्यादा बताया हुआ है ना। तो हुँ। फिर वही फिर सारी चीज़ें साथ-साथ, साथ-साथ करती गई। ठीक है। और पहले प्रेगनेंसी का पूछा कि आपने नॉर्मली स्कैन करवाया हुआ, सारा कुछ ठीक था और ये वो ना। और वेट भी कर लिया उसका जल्दी से, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि डायबिटीज़ है और मैं हमेशा जब भी हॉस्पिटल करने जाती थी तो मैं वेट भूल जाती थी। और मेरी फ्रेंड्स जब फिर मुझसे वाइवा लेती थी तो मुझसे ना डोज़ इंसुलिन की कैलकुलेशन ही नहीं होती थी, क्योंकि वा वेट ही नहीं लिया होता था मैंने। हुँ। तो फिर मैंने उसका जल्दी से पहले वेट ले लिया ना, मैंने कहा कि आप एग्ज़ामिनेशन खत्म करते हुए मैंने कहा आप जल्दी से वेट कर दें अपना मुझे, ताकि मैं आपका देख लूँ कि मैंने आपको इंसुलिन की डोज़ किस तरह से एडजस्ट करनी है ना। हुँ। तो फिर वो वेट भी उसका कर लिया और बाकी हिस्ट्री ली। और फिर आगे जब मैं गई तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे डेटिंग स्कैन दे दें, क्योंकि मेरा पेशेंट नॉन श्योर ऑफ डेट है। वो कहते कि आपने कितने वीक्स बनाए हैं? मैंने कहा 28। वो कहते कि 28 वीक ही हैं, डेटिंग स्कैन अवेलेबल नहीं है, आपने डेट्स हुँ। ठीक निकालनी है ना उसकी। मैंने कहा वो हुँ। बड़ी ईद का हिसाब दे रही थी, इस वज़ह से मैंने डेटिंग स्कैन कन्फर्म करने के लिए ठीक माँगा है। था। और क्या क्वेश्चन थे एग्ज़ामिनर्स के? फिर एनॉमली स्कैन माँगा उससे और फिर उन्होंने कहा कि जी वो भी ठीक है। फिर मैंने उससे ब्लड शुगर लेवल्स माँगे, वो काफ़ी ज़्यादा डीरेंज थे उसके ना ब्लड शुगर लेवल्स। हुँ। और फिर उसके पहले 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे उसके। ये पास्ट ऑप्स हिस्ट्री में। और प्रीवियस 2 थी, मैं मोड तो पहले ही पता था कि हमने सेक्शन करना है ना। तो फिर हुँ। मैंने बता दिया कि इतने वीक्स के ऊपर मैं उसको सेक्शन के लिए एडमिट कर लूँगी, उसका ब्लड शुगर ले अभी उसको मैं एडमिट करूँगी और तब तक एडमिट रखूँगी जब तक एक तो उसको सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज़ ना आ जाए, इंसुलिन इंजेक्ट करनी ना आ जाए और उसके लेवल्स कंट्रोल ना हो जाए। अभी मैं हुँ। इंसुलिन पे डालूँगी, वही कैरल-जी रेज़ीम से कैलकुलेट करूँगी। और फिर वो पूछ रही थी कि किस तरह दोगी ना? तो मैंने कहा मैं बाइफिज़िक रेज़ीम दूँगी, क्योंकि हम अपने वार्ड में बाइफिज़िक रेज़ीम ही देते हैं ना। और एसओजीपी भी बाइफिज़िक रेज़ीम ही रिकमेंड करता है। तो 2 हुँ। थर्ड 1 थर्ड वाली ना। तो फिर वो हुँ। कहती है अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं। और हुँ। फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर उसके बाद ये कि बाकी भी फिर वो कहती हैं कि बताती जाओ ना। फिर मैं सारा उसको डिलीवरी मैं उसकी करवाऊँगी स्टीरॉइड के कवर के बाद 37 वीक पे। और फिर मैंने कहा कि ये इंडोमेथासिन मैं इसको दूँगी और 5% रिस्क होगा इसको अभी भी 32 वीक तक कि इंडोमेथासिन से इसका पोली अगर कम हो जाए, क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट पोली का लेना चाहती हूँ। अगर ब्लड शुगर लेवल से ना कंट्रोल हुआ ना। और ये कि 32 वीक्स के बाद ये रिस्क बढ़ जाता है ना, तो लेकिन और ज़्यादा हो जाता है। तो और फिर 32 वीक्स के ऊपर हम इसको बंद कर देते हैं। फिर डिलीवरी के दौरान मैं इसकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखूँगी और बेबी के प्रीटर्म डिलीवरी का बताऊँगी, इसको पेन्स जल्दी लग सकती अच्छा, हैं, ये वो। पेशेंट का इतना ज़्यादा लाइकर था तो वो सिम्प्टोमेटिक नहीं थी? कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कुछ नहीं था उसको? मैं नहीं थी वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मैं हालाँकि सोच के गई हुई थी कि अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई ना तो मैं उसको वो दूँगी, उसके पीछे वेज वगैरह दूँगी, उसको शीट वगैरह रख के उसका एग्ज़ामिनेशन करूँगी। पर हुँ। मैंने उससे पूछा कि आप ठीक लेटी हुई हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं ठीक लेटी हुई हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। मैंने उससे पूछा आपको साँस तो नहीं चढ़ रहा? अगर चढ़ रहा है तो मैं आपके पीछे ये शीट रख देती हूँ। उसने कहा नहीं, मैं ठीक लेटी हुई हूँ। ठीक हो तो गया। हुँ। और बस उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया कि इसको डिस्चार्ज कब करोगी, फिर कब बुलाओगी ऐसे करके? नहीं, जब मैंने सारा एंड के ऊपर कर लिया, वो बच्चे को भी 24 घंटे नर्सरी में रख लिया और सारा कुछ कर लिया, बच्चे के लेवल्स भी मेंटेन कर लिए, कॉन्ट्रासेप्शन भी बता दी। फिर वो एंड पे मुझे फिर कहती हैं कि अच्छा ठीक है कुछ। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आप मुझसे कुछ पूछ लें। वो कहती नहीं तुमने बता दिया सारा कुछ। मैंने कहा फिर भी आप मुझसे कुछ पूछ लें, शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो ना।
तो मैं कहती कि नहीं, मैंने कहा, कहती इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, तुम्हें कोई और चाहिए। फिर मेरा हाय अल्लाह, मैं एकदम से चौंक गई कि मैंने कौन-सी चीज़ छोड़ दी है। फिर हुँ, बजाए इसके कि मैं ये देखती, मैंने कहा मैम मैंने आपसे बेसलाइन भी ले ली है, मैंने आपसे ब्लड शुगर रिकॉर्ड भी ले लिया है, मैंने आपसे ये वाली सारी चीज़ें भी ले ली हैं और ये भी सारी मतलब जो-जो भी लेनी थी ना मैम, कि मिड स्ट्रीम यूरिन भी ले लिया और ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ताकि उनको माइंड में हो जाए कि इसने मेरे से लिया हुआ है सारा कुछ ना, शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ छोड़ गई हूँ। हुँ, तो हुँ, मैंने कहा मेरा नहीं ख़्याल कि मैम कोई रह गई है, अगर कोई रह गई है तो आप बता दें जो पेशेंट की हुई है और मेरी नज़र से नहीं गुज़री। वो कहती नहीं, मेरे पास भी यही है। मैंने कहा बस हुँ। ठीक है, फिर शुक्र है अल्लाह का ना। तो बस फिर ये ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो दूसरी साइड पे आया हुआ था ना, दूसरे वाले रूम में, उसमें पेशेंट को डीवीटी भी था पिछली प्रेगनेंसी में। दूसरे रूम में मतलब? मैम दूसरे हॉल में? लाहौर हाँ जी, दूसरे लाहौर हॉल वाले में? में 2 ऑलराइट, हॉल ऑलराइट, बनते हैं ना। ऑलराइट। जी, जी, 2 हॉल बनते हैं ना। तो जो दूसरे हॉल में मेरी सेम फ्रेंड को स्टेशन? आया था ना, सेम स्टेशन को डीवीडी थी? सेम स्टेशन को जीडीएम भी था और साथ में डीवीटी थी उसको, ऑलराइट, तो पिछली उसके क्या प्रेगनेंसी में। कुछ याद है क्या क्वेश्चन्स किए थे उन्होंने फिर? नहीं मैम, वो मुझे क्वेश्चंस नहीं उनके चलो, पता, आई विल लेकिन आस्क देम। अक्सा, बहुत अच्छा वाइवा है। डेफिनिटली अच्छा है तो इट्स पास। हाँ, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आया सुन के। थैंक अच्छा यू लगा। मैम। ज़ाहिर है जब सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक कोई टिप आप अब अगली अटेम्प्ट वालों के लिए, बहुत से आपके कोलीग्स का नहीं भी हुआ इसी स्टेशन, इसी डे, सेम हॉल पे नहीं भी हुआ होगा, आप उनको क्या टिप देना चाहोगी अपनी तरफ से? कि एग्ज़ाम की कोई ऐसी प्रो टिप जो आप कहोगे इस तरह से करें तो यू आर गोइंग टू पास इंशाल्लाह? मैम, दुआएँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदल देती हैं। मैंने हुँ, आज तक नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि शायद किसी के काम आ जाए। मैंने एफएससी से लेकर अब तक जितने भी, जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वज़ू करके ही पढ़ूँ, ताकि चीज़ें अल्लाह ताला खुद ब खुद माइंड में डाल देना। और क हमेशा दूसरों के लिए हेल्पिंग रहें, तो अल्लाह ताला खुद ही आसान के आपके लिए पैदा कर देते हैं ना। और ये कि दैट्स टॉक्स के लिए स्पेशली ये था, रिटन में ना हम वीडियोज़ बार-बार सुनते थे, डॉक्टर हिरा की बार-बार सुनते थे। टॉक्स में मेरे एक सीनियर ने मुझे टिप दी थी, उन्होंने भी आपसे ही तैयारी की थी। उन्होंने कहा था कि वीडियोज़ एक बार सुनिए और खुद बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जैसे आप नहीं कहती बोलें, 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 और हुँ, बस वो फिर कह रही थी कि बस खुद बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो और एक बार सुन लो और वो लिख लो, ताकि वो याद करो और फिर एक-दूसरे को सुनाओ। वो काम मैंने सबसे ज़्यादा किया था। एक फ्रेंड बना ली थी पार्टनर, डॉक्टर सना थी मेरी जो पार्टनर थी, तो हम एक-दूसरे को सुनाते होते थे। कुछ भी हुँ। याद करके ना, सेम टू सेम चीज़ याद करके एक-दूसरे को सुनाते इज़ थे। शी पास? दोनों ने? जी मैम, वो भी पास है, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। हुँ, अच्छा, थैंक यू सो मच अक्सा। एक और चीज़, आपने बाकी हुँ। सारी चीज़ें बताई, एंड में एक दफ़ा वो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, मेड होम के कोर्स के बारे में आप क्या कहोगी? मैम बहुत अच्छा था, बहुत, बहुत अच्छा, और रिटन और टॉक्स दोनों का ही बहुत अच्छा। मतलब मैम देखिए ना, जब एक क्लिनिकल से हम निकलते हैं ना, तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ जो घोल के कोई आपको दे देना ऐसे जैसे प्लेट में, कि ये उठा लो और बस ले लो, बस वो वाला सीन था। इसके हुँ। बगैर तो मैं कहती हूँ पास करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। और अच्छा, देखो आप लोग क्योंकि ना हमेशा स्टूडेंट्स आके ना डॉक्टर हिरा का कहते हो। देखो डॉक्टर हिरा का तो हम कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते ना, ठीक है? जी, और जी। सेकंडली वो जो है वो आप लोग को रिटन में भी कराती हैं, तो वही वही जिसने रिटन से पढ़ा होता है ना, वो हमारे दिलों में अभी तक उनसे पढ़ी हुई चीज़ें याद हैं, तो आप लोगों का भी है। लेकिन हमारे बाकी मेंटोर्स के साथ आप लोगों का कैसा रहा? आपका क्या फीडबैक है? मैम बहुत अच्छा रहा, आपके साथ भी, डॉक्टर अक्सा के साथ भी, सबके साथ बहुत अच्छा रहा। और चलो। आपकी वीडियोज़ भी हम रिपीट-रिपीट में सुनते थे। अच्छा। जल्दी देखो पर्पस यही था ना, वही जी, बात है, जी। हम कहते तो हैं हलवा बना के दे देते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत से कुलीग पास नहीं भी हो पाते, तो वजह उसकी आपकी अपनी एफर्ट भी होती है, ठीक है? सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं, एक चीज़ अलग से नहीं हो सकती। सो फॉर दोज़ हू आर कमिंग अप, कि अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलें, अपनी एफर्ट भी करें। डेफ़िनिटली हम आप लोगों ने हलवा बना के दिए हुए हैं, उनको याद करना और उसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने खुद ही करनी है ना? जी, जी, सो मैम। बस दैट्स थिंग। और आपके लिए अक्सर मेरा बस यही, मैं जैसे हर स्टूडेंट को कहती हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ मेड होम। हम दूसरे यस। ग्रुप भी ऐड हो चुके हो, और उस ग्रुप के साथ आगे भी व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प, व्हेनेवर यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मेड होम एंड अदर मेंटोर्स, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। कभी थैंक यू आओ सो मच इधर मैम। उधर, कभी किसी कोर्स में मिलो, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और ये सदका जारिया from your side to those students who are coming up in exam. So Allah Miya will reward you inshallah. Thank you इंशाल्लाह so हम much. Thank थैंक you यू सो Jazakallah. Allah मच। ओके, Hafiz. अल्लाह Allah हाफ़िज़। Hafiz.